मैं नहीं मानता कि बीजेपी इस पे राजनीति कर रही होगी। मैं मानता हूं कि मोहन सिंह के अंदर मोहन यादव के अंदर खून उबाल कर गया होगा। वो यादवों की सोच कि मैं सबको न्याय दे के रहूंगा। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण के वंशज हैं। अगर कृष्ण के वंशज हैं तो न्याय करेंगे ना, न्याय के साथ थोड़ी नहीं रहेंगे। तो हम न्याय करने की बात करते हैं तो फिर हमको कैसे बदनाम कर सकते हो आप? आरएसएस और बीजेपी के लोगों को पाप भोगना पड़ेगा, और सिर्फ अभी के लोग नहीं पाप भोगेंगे, इनकी पीढ़ियों को ये पाप भोगना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने बदनाम किया यादवों को सिर्फ बदनाम किया। समाजवादी पार्टी को बने लगभग 33-34 साल हो गए, तो ये संविधान उठाने में इतना समय क्यों लग गया? नहीं देखिए, एक बात बताओ, ये चीज मैं अभी नोटिस करता हूँ कि सारे भगवानों की मतलब रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, आइडियल दिखाते हैं, लेकिन कृष्ण जी को हर मामले लपेट देते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि वो यादव हैं। उनको बदनाम करेंगे तो उनके समाज को बदनाम करना आसान रहेगा। ये आरएसएस के लोगों की सोच है। ये आरएसएस के लोगों ने इस तरह किया, और ये आरएसएस से पहले भी वो मनवाद था, वही मनवाद कन्वर्ट होकर आरएसएस में बदल गया। मैं वो शब्द कह दूंगा तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन भगवान कृष्ण को किस किस तरीके से इन संघियों ने नहीं बदनाम किया, क्या क्या नहीं कहा, कौन कौन से शब्द नहीं कहे, छलिया, रसिया, पता नहीं किन किन शब्दों से उनके लिए गायन बनाया गया, उनके लिए किताबें लिखी गई, उनको इस तरह प्रचारित किया गया। लेकिन अगर हम देखें तो अनुपात यादवों का नेतृत्व में बहुत ज्यादा दिखता है, कि यादव ज्यादा दिखते हैं नेतृत्व में। बताओ ना, योगी आदित्यनाथ बताएं कितने यादव एसडीएम बना रखे हैं, कितने डीएम बना रखे हैं, कितने एसपी बना रखे हैं, कितने सचिव हैं, कितने प्रमुख सचिव हैं, बताए ना। क्या यादवों की संख्या के हिसाब से वहाँ पे पद पे बैठे हैं लोग क्या? और जो हैं उनको क्या मीडिया में स्ट्रीम लाइन में रखा क्या, जहाँ पे लोगों का भला किया जा सके? अरे कॉपी किताब खरीदने में ड्यूटी लगा रखी है, स्टेशनरी खरीदने में ड्यूटी लगा रखी है। सवाल ये उठना चाहिए कि 3% वाले लोग भारत के हर पद प्रतिष्ठा पे कैसे बैठे हैं? सवाल ये होना चाहिए। जब लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री पहली बार बने, उससे पहले जो भूमियारों का गांव था, जो ठाकुरों, वो खुद ठाकुर है। मेरे गांव में जब दलित के लोग वोट डालने आते थे, दलित और पिछड़े समाज के, तो कहने एक फायर झोंक देते थे हम, और जैसे फायर झोंकते थे सब भाग जाते थे। लालू जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने वो बूथ उठा के दलितों के गांव में कर दिए। अच्छा। कि अब बूथ ठाकुरों के गांव में नहीं रहेगा, जो छोटी आबादी का गांव है, अब बड़ी आबादी में कि दूसरे गांव में है तो वहां पे बूथ लगेगा। तो अब वहां तो आप कट्टा झोंक नहीं पाओगे, बंदूक झोंक नहीं पाओगे, अपने गाँव में वोट डाल रहा। तो वहाँ दूसरी भावना ये पैदा हुई कि हम दलितों के गाँव में वोट डालने जाएंगे, हमारे घर की बहन बेटियां दलितों के गांव में जाके लाइन लगा के वोट डालेंगे। वहाँ ये दूसरा मुद्दा खड़ा हो गया, तो लालू जी को बदनाम किया गया। सपा की सरकार जैसे ही बनती है तो यादवों की दबंगाई शुरू हो जाती है। आज अगर ठाकुरों का उत्तर प्रदेश में वर्चस्व नहीं है, कोई कह दे ठाकुरों का वर्चस्व नहीं है, तो कभी यादवों का वर्चस्व भी नहीं रहा। आपको नजर नहीं आता कि शायद अगर आप वीडियोस देखें जैसे, तो थोड़े एग्रेसिव तो हैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता? नहीं देखिए, मैं इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं करूंगा। जो मार्शल कॉम्स हैं, जो लड़ती हैं सामंतवाद से, मनुवाद से, समाज में सामाजिक न्याय के लिए, किसी का हक अधिकार दिलाने के लिए, वो किसी को रिक्वेस्ट करके, रिस्पेक्ट करके तो हक अधिकार दिला नहीं पाएंगे। ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। अभी आप हतप्रभ हो जाएंगे सुन के। अश्वमेध योग का घोड़ा अयोध्या में ही, अयोध्या से ही शुरू हुआ, अयोध्या में ही समाजवादियों द्वारा धर दबोचा गया। तो वो तो हमारे नेता का कमाल है। हम लोग तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, तो हमारे नेता ने जो उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोका, बीजेपी को दे पटकम शुरू किया, और फिर जब वहाँ 33 पे लेके गए तो वहाँ बहुमत वाला जितनी गुंडाई थी सब खत्म हो गई, और वो बहुमत की जगह बैसाखी वाली सरकार आ गई। समाजवादी पार्टी, आरजेडी और भी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले दल हैं उत्तर भारत में, मैं दक्षिण भारत को छूऊंगा भी नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है उन्हें क्या करना है। उन्हें सब मालूम है उन्हें क्या करना है, और वो अपने उस गोले में आरएसएस संघियों को आने भी नहीं देते हैं, चाहे वो केरला हो, तमिलनाडु हो, या बंगलोर हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, सब जानते हैं। बताए ना कितने यादव हुए हैं। अब कैसे यादव हो गए? सरकार योगी आदित्यनाथ की, मुख्यमंत्री ठाकुर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, न्याय करने वाली सरकार अपने आप को कहती है, तो पिछड़ों में सबसे ज्यादा यादव कैसे हो गए? आर्मी में सबसे ज्यादा यादव कैसे हो गए? सबसे ज्यादा गुजर कैसे हो जाते हैं? सबसे ज्यादा जाट कैसे हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं?
क्योंकि उनकी भुजाओं में बल है, उनके कलेजे में राष्ट्रवाद है, उनके दिमाग में हमेशा अपने देश की मजबूती और रक्षा करने का संकल्प है, इसीलिए हो जाते हैं। कौन गोली खाने के लिए जाएगा, कौन गोली खाने के लिए जाएगा भाई? बॉर्डर पे गोली खाने के लिए चलो, यूपी पुलिस अलग बात हो गई, बॉर्डर पे सीने पे गोली लगती है, पता भी नहीं चलता कहाँ से आई और कब लग गई, क्यों जाएगा? जिस कम्युनिटी में, जिस जाति में सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद है, जिस जाति में सबसे ज्यादा देश की रक्षा करने का संकल्प है, उसको इन संघियों ने बदनाम किया। और मैं इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से इन संघियों को घोर पाप वाला बनाना, इतना इनके ऊपर पाप ला दिएगा कि इनकी पीढ़ियां तरस जाएं कि पाप दोबारा नहीं करेंगे। बसपा की जब सरकार थी 2007 से 12 वाली, उस सरकार में बसपा सरकार का ये निर्णय था कि काशीराम साहब के निर्माण पे छुट्टी अनाउंस की थी, लेकिन सपा सरकार जब आई तो वो छुट्टी ख़त्म कर दी गई। क्या कहेंगे आप? बहुत सारी छुट्टियां शुरू हुई, ख़त्म हुई, बहुत सारी छुट्टियां बढ़ाई गई जी। नमस्कार दोस्तों, मिट्टी की बात के 10वें एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट के हमारे खास गेस्ट हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय मनोज यादव जी। सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। तो हम शुरू करते हैं। सर, समाजवादी पार्टी पे आरोप लगता है कि यादव की पार्टी बन के रह गई है, क्या ये सच है या प्रोपेगेंडा सिर्फ? ये भारत का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है और खासकर उत्तर भारत में जी ये बात बहुत दुष्प्रचारित की जाती है जी। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में या बिहार के परिप्रेक्ष्य, जी मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। जी जी। क्योंकि वहाँ यादव जो है वो भाजपा के हैं जी जी। तो वहाँ कोई यादववाद नहीं दिखेगा, जी। किसी को नहीं दिखेगा, किसी मीडिया को, किसी चैनल को, किसी लेखक को, किसी पत्रकार को, किसी अखबार को, किसी को नहीं दिखेगा। योगी जी माफ़ करिएगा, मोदी जी जिसको चाहें उसको बना दें, यादव को बना दें, शर्मा को बना दें, कुमार को बना दें, बढ़ाई को बना दें, किसी को भी बना दें, उसमें कोई वाद, कोई वर्गवाद, कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी, आरजेडी, नीतीश कुमार, ये सारे दल अगर आगे बढ़ेंगे तो इसमें बू नज़र आती है, कहीं यादववाद की, कहीं पिछड़ेवाद की। ये सारी चीज़ें लगातार आरएसएस के द्वारा प्रचारित की जा रही है, प्रोपेगेंडा पूरा बनाया जा रहा है। इसमें दो तरीके हैं, जो दो तरीक़ों से मैं इसको बांट के देख के चलता हूँ। मैंने ही सवाल खड़ा किया कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो उन पे टिप्पणी क्यों नहीं, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हैं तो उन पे टिप्पणी, सदैव नेताजी मुख्यमंत्री थे उन पे टिप्पणी, आदरणीय लालू जी मुख्यमंत्री थे उन पे टिप्पणी, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे उन पे टिप्पणी, क्यों? दरअसल में जो यहाँ के यादव हैं वो उनका अपना दल है और उस दल के माध्यम से जो संवैधानिक शर्तें हैं उनका पूरा करते हुए वो समाज के लिए काम करते हैं और जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसको आगे ले जाते हैं। और जो एमपी वाले यादव हैं उनका एक ही काम है, हुजूर हुजूर क्या आदेश, तो जो हुजूर ने आदेश दे दिया उसका पालन कर लिया। उनका कोई एजेंडा सामाजिक न्याय का नहीं है। अभी हाल फिलहाल किन कारणों से मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण देने की बात कही, तो उसके पीछे मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आती कि बिहार का चुनाव था और देते ही आदेश आते ही, ऑल पार्टी मीटिंग करते ही सोशल मीडिया पे उनको कितने अच्छे अच्छे मंत्रों से आरएसएस के लोगों ने परिभाषित किया, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। क्या क्या उनको नहीं कहा गया। मुझे लगता है बिहार चुनाव के बाद कहो तो उनको हटा भी दिया जाए अगर वो 27% पिछड़ों के आरक्षण की बात करें। अच्छा, ये भी हो सकता है। 100% हो सकता है अगर वो रियलिटी में मांग रहे हैं 27% आरक्षण, कोई बिहार का चुनाव का एजेंडा नहीं है, तो आप ये जान लो कि मोहन यादव जी को हटना पड़ेगा, क्योंकि आरएसएस का ये एजेंडा नहीं है। आरएसएस और बीजेपी के लोगों का एजेंडा नहीं है कि 27% आरक्षण पिछड़ों को मिले। अरे जो आरक्षण खत्म करना चाहता है वो 14% से 27% आरक्षण कैसे दे देगा? यहाँ यादवों का आरक्षण नहीं है, 27% आरक्षण पिछड़ों का है, जिस पे बदनाम कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ यादव। झगड़ा कौन होगा? पद प्रतिष्ठा कौन खोएगा? यादव। गाली कौन खाएगा? यादव।
आरक्षण किसको मिलेगा? सभी पिछड़ी कम्युनिटी इस देश की लगभग 60% आबादी को। क्या आप मुझे किसी स्टेट के बारे में ऐसे उत्तर भारत में बता सकते हैं कि गैर यादव बैकवर्ड ने बहुत दमखम से कोई आरक्षण की बात के लिए लड़ाई लड़ी हो? आप बता देना मुझे। और जिसने लड़ी वो कोई न कोई एक दल था, एक समाजवाद था, समाजवाद के साथ कई लोग थे और उन लोगों ने लड़ी, लेकिन अकेले कोई नहीं लड़ पाया बिना यादवों के। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा, समाजवादी पार्टी को यादव वाली पार्टी कहना मेरे ख्याल से सूरज को पश्चिम से निकलने वाली बात कहना, क्योंकि यादव उत्तर भारत में और पूरे देश में, इवन पूरी दुनिया में सामाजिक न्याय के लिए जाना जाता है। और जो जाति, जो वर्ग, जो लोग सबकी लड़ाई लड़ते हैं, उनका नाम ज़्यादा होगा और लोग बदनाम भी करेंगे। जी। तो समाजवादी पार्टी जैसे पीडीए की पार्टी है, पिछड़े दलित की पार्टी है। समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है जी, सबकी पार्टी। लेकिन अगर हम देखें तो अनुपात यादवों का नेतृत्व में बहुत ज़्यादा दिखता है कि यादव ज़्यादा दिखते हैं नेतृत्व में। अभी बिहार में जाति जनगणना कराई थी, जाति सर्वे हुआ था जी, तो उसमें बिहार में सबसे बड़ी कास्ट कौन सी आई निकल के? यादव। 14.26% आबादी कुल आबादी का था। यानी कि अगर 100 आदमी खड़े होंगे तो 14.25 आदमी उसमें यादव होंगे बिहार में। तो जिनकी ज़्यादा संख्या होगी वो ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन जगह जगह होगा ज़्यादा। सवाल ये उठना चाहिए कि 3% वाले लोग भारत के हर पद प्रतिष्ठा पे कैसे बैठे हैं, सवाल ये होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी ने अभी कहा है कि वो देश में जाति जनगणना करवाएंगे। पता नहीं कब करवाएंगे, वो जब करवाएंगे तब सबकी संख्या आ जाएगी लिख के कि बिहार में 14.5% हैं तो उत्तर प्रदेश में कितने % हैं। हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन का सिर्फ एक ही मामला है कि इसको मैं थोड़ा सा कंपैरिजन में बोल दे रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के जितने भी कभी कभी विधायक रहे होंगे, जब भी रहे होंगे, तो यादव मुसलमान कितने विधायक रहे, कितने रहे? जैसे हमारी 236 सीटें तक गई थी 2012 से 17 के बीच में, तो फिर उसमें कितने यादव थे और कितने मुस्लिम थे 236 में? आज योगी आदित्यनाथ की 2 सरकारों में कितने पंडित हैं, कितने ठाकुर हैं, ये देखो। और फिर कंपैरिजन करो कि जो कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटीज़ को उत्तर प्रदेश में मिला लो तो लगभग 30% के ऊपर चला जाएगा। ठीक, 30% आबादी का रिप्रेजेंटेशन कितने % है विधानसभा में, लोकसभा में? और जो अपने आप को क्या वो सर्वविदित है कि कुल आबादी 15%। कुल आबादी 15% के कितने लोग, सांसद, विधायक, प्रोफेसर, जज, फलाना धमाका जो कुछ भी है, वो कितने हैं? तब जस्टिस हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन कितने % है और कौन कितने हक अधिकार पे बैठा है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। खैर, जिस दिन देश में जाति जनगणना होगी उस दिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा। समाजवादी पार्टी ने गैर यादव पिछड़े नेताओं को पर्याप्त अवसर और राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया है? दूसरा कोई दल का नाम बताओ जिसने दिया हो। अगर समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया तो दूसरा वो दल बताइए। मैं जानबूझ के व्यंग्यात्मक कह रहा हूँ, कौन सा दल है जिसने दिया? बीजेपी ने दिया क्या? बीएसपी ने कितना दिया? जब बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो उसमें कौन लोग हावी थे? सबसे ज़्यादा कौन हावी था? हाँ, नहीं, निर्णायक पद पे कह सकते हैं ज़्यादा वो थे, लेकिन हिस्सेदारी तो दी थी ना बसपा ने एक तरह से। समाजवादी पार्टी में कब हिस्सेदारी नहीं मिली और किस जात को हिस्सेदारी नहीं मिली? आप बताइए। हमारे प्रजापति समाज के भी थे मंत्री, यादव भी थे, और जिस जाति का नाम लीजिए वर्मा भी थे, और आप दलितों में देखिए दलित भी थे, ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे। हमारी भी सरकार में कुछ क्षत्रिय और ब्राह्मणों को संख्या ज़्यादा मिल गई थी, जितनी उनकी संख्या नहीं थी उसके आधार से मिल गई थी। तो ये तो वो लोग हैं जो ज़्यादा हक लेना चाहते हैं। लेकिन मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं कि हम हक देने में समाजवादी और हम हक लेने में समाजवादी। तो जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यही लड़ाई है समाजवादी पार्टी ने हर वर्ग के लोगों का, ऐसा कोई वर्ग नहीं। आज हम कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के विधायकों की संख्या देख लीजिए, किस कम्युनिटी का विधायक हमारे पास नहीं है, किस जाति का नहीं है,
जी सांसद अभी उठा के देख लीजिए, राजभर कम्युनिटी का भी सांसद है हमारे पास, जी। निषाद कम्युनिटी का भी सांसद है, जी हमारे यादव भी हैं, जी सबसे ज़्यादा पटेलों की संख्या है जो कुर्मी समाज है, सबसे ज़्यादा 7 सांसद वहीं हैं, पासवान भी हैं, जाटो कम्युनिटी के भी हैं। कौन सी जाति का सांसद नहीं है? जितनी जातियां हैं उतने सांसद समाजवादी पार्टी के हैं। आप बीजेपी का उठा के देख लो कि सबसे ज़्यादा सांसद किस जाति के हैं उनके। यादव मुसलमान की बात करते हैं तो 5 और 4 9 हमारे हैं सिर्फ, बस 5 और 4 9 सांसद हैं हमारे सिर्फ यादव और मुस्लिम। बाकी 37 में और कौन है? रिजर्व सीट में एससी कम्युनिटी के हैं, बाकी गैर उसमें देखेंगे तो पिछड़े समाज के लोग हैं, और पिछड़ा तो यादव भी है। तो हमारे यहाँ तो रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा पिछड़ों का ही है। जो डॉक्टर लोहिया ने कहा था जी कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, तो पिछड़े पा रहे हैं समाजवादी पार्टी। 60% से जो है उससे ज़्यादा हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन पिछड़ों का है। जी निषाद भी है, राजभर भी है, सब है। कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं बच रही जो ना हो। और जो लोग बच गए, जी पूरी कोशिश है कि अब मैं उदाहरण देता हूँ कि पाल समाज का हमारा सांसद नहीं था, जी नहीं जीत पाए, जी तो पाल समाज के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। जी समाजवादी पार्टी ने तुरंत बैलेंस किया कि चलो ठीक है, वो सांसद नहीं जीत पाए तो हमारे अध्यक्ष रहेंगे पाल समाज के। जब हमारे विधायक कम थे तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी समाज से आते थे, नरेश उत्तम पटेल जी। जी तो समाजवादी पार्टी ने कभी हक किसी का मारने की ना कोशिश की, और ना हमारे खून में ऐसा है। हकमारी वाला समाजवादियों के अंदर नहीं गुण होता है। हाँ, वो असली समाजवादी होना चाहिए, नकली वाला नहीं। बहुत सारे नकली भी अवसरवाद के चक्कर में बन जाते हैं, समाजवादी हाँ बन जाते हैं। उसमें देखिए, जो सत्य हो, सत्य बात को कहने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। लेकिन जो असली समाजवादी होगा उसका पहला लक्ष्य यही होगा कि सबको रिप्रेजेंटेशन मिले। जी वो फिर किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, वो कभी हक देने में पीछे नहीं रहेगा। जैसे जनेश्वर जी थे, जनेश्वर मिश्र थे, जी वो समाजवादियों को, पता नहीं कितने समाजवादियों को बढ़ाया। आदरणीय बाबूजी सिद्धे बाबूजी नहीं रहे, बेनी प्रसाद वर्मा जी बैकवर्ड कम्युनिटी से आते थे, पता नहीं कितने नेता उन्होंने पैदा किए, कितने नेता आगे बढ़ाए, हर वर्ग के नेताओं को आगे बढ़ाया। ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, बैकवर्ड हो, एससी हो, सबको आगे बढ़ाया। मोहन सिंह जी थे, वो भी उसी सोच के थे। तो समाजवादी पार्टी में जो लीडर हैं और जो असली समाजवादी होगा, अब जो समाजवाद का चोला ओढ़ के सिर्फ अपने लिए काम करने आया होगा, वो किसी को नहीं बढ़ाएगा। ये बात बिल्कुल वैसे ही सत्य है जैसे सूरज का पूरब से निकलना। लेकिन हमें खुशी इस बात की कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी सबका सम्मान, सबकी हकदारी का ध्यान रखते हैं। जी समाजवादी पार्टी को बने लगभग 33-34 साल हो गए, 32 जी 32 साल। जी तो ये संविधान उठाने में इतना समय क्यों लग गया? नहीं, देखिए एक बात बताएं, आपकी उम्र कम है, मेरी उम्र कम है। जी 92 में जब पार्टी बनी जी तो लक्ष्य क्या था? इसी सामंतवाद और मनुवाद से लड़ने का ही तो लक्ष्य था। सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस के लिए ही समाजवाद आया ही। समाजवाद वैचारिकी ही सोशल जस्टिस के लिए है। तब जब देश आज़ाद हुआ था तब भी, और जब देश कांग्रेस की जकड़न में पूरी तरह से जकड़ा था तब भी। 90 के दशक या 77 के बाद फिर इंदिरा गांधी आई, फिर 80 के दशक और 80 के दशक के लास्ट तक, 90 के दशक की शुरुआत से ही तो वो लड़ाई बहुत तेज हो गई। और समाजवाद भी जो जनता पार्टी के रूप में था वो स्टेट में डिवाइड हुआ। बिहार में बिहार का हो गया, यूपी में यूपी का हो गया। जनता पार्टी थी, फिर जनता दल था, फिर समाजवादी जनता पार्टी थी। बहुत सारे दल बनते रहे और वो जस्टिस के लिए लड़ते रहे। सिद्धे नेताजी ने, आदरणीय लालू जी ने, सब लोगों ने मिलकर, रामविलास पासवान जी ने, नीतीश कुमार जी का भी नाम है, सब लोगों ने मिलकर पिछड़ों को आरक्षण दिलाया मंडल कमीशन के माध्यम से। और उसके माध्यम से वो लोग जो प्रधान नहीं बन सकते थे, चेयरमैन नहीं बन सकते थे, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बन सकते थे, और तमाम तरीके के, चाहे वो मेयर हों, हर जगह पे रिप्रेजेंटेशन किसने दिलवाया? यही योद्धा तो थे। इन्हीं योद्धाओं के दम पे तो लड़ाई हुई। दुर्भाग्य यह है कि देश में तमाम सारे पिछड़े मुख्यमंत्रियों ने, जिसमें यादव बड़ी तादाद में रहे और पटेल भी रहे और भी जातियां रहीं। कर्पूरी ठाकुर जी थे जो नाई समाज से आते थे।
सब ने मिलकर, जी मुख्यमंत्रियों ने मिलकर देश में पिछड़ों को हक दिला दिया। जी लेकिन एक पिछड़ा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मंडल कमीशन की रिपोर्ट का एक पन्ना भी नहीं पलट के देखा, जी और ना कोई उम्मीद करता है कि पिछड़े प्रधानमंत्री देश के श्री नरेंद्र मोदी जी मंडल कमीशन का पन्ना खोलेंगे और अपने पिछड़ों के लिए कोई प्यार जाहिर करेंगे, कुछ अपनी भावनाएं उग्रित करेंगे या उनकी जो मांग है उस मांग को पूरा करेंगे। मैंने अब तक कोई प्यार पिछड़ों को लिए नहीं देखा। वो थोड़ा व्यक्तिगत ज़्यादा जीते हैं, कभी अपने आप को नीच कह लेंगे, कभी आपको पिछड़े का बेटा, कभी गरीब का बेटा, कभी चाय वाले का बेटा, यही सब कहते कहते उन्होंने बहुत ही क्या शब्द उनके लिए इस्तेमाल करूं, लग्जरियस लाइफ जी ली जी प्रधानमंत्री निवास में। जी 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 विपक्ष का कथन ये भी कि सपा की सरकार जैसे ही बनती है तो यादों की दबंगाई शुरू हो जाती है, तो इस जनधारणा को कैसे चुनौती देंगे आप? ये मिथ्या है। जी नहीं होता ऐसा? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने एक बात कहा कि आज अगर ठाकुरों का उत्तर प्रदेश में वर्चस्व नहीं है, जी कोई कह दे नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स कह दें, जी नेता कह दें, जी कोई कह दे ठाकुरों का वर्चस्व नहीं है, जी तो कभी यादवों का वर्चस्व भी नहीं रहा। अगर आज आप कह रहे हैं कि ठाकुरों का वर्चस्व है, जी तो उस समय कितनी यादवों की संख्या थी उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। तुलनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी जी मैं ये कहता हूँ, हमारी सरकार थी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या सीधे नेताजी मुख्यमंत्री जब रहे, जी तो हाईएस्ट कितने डीएम यादव रहे होंगे या हाईएस्ट कितने एसपी यादव रहे होंगे, जी कितने डीजीपी बने होंगे जी यादव कम्युनिटी के, जी कितने मुख्य सचिव बने होंगे यादव कम्युनिटी के। जी हमको बताया, डेटा देते बीजेपी। जी आज कितने ठाकुर एसपी हैं, डीएम हैं, ये आरएसएस के लोग कितने, मैं ठाकुर को ही नहीं कहता, आरएसएस के लोग, जी इसमें क्षत्रिय भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, वैश्य समाज भी है जो अपने आप को आरएसएस का कैडर वोटर समझता है। उनकी संख्या क्या है बताएं? आज यादव कितने हैं? हमारे लोगों का कर्ज है बीजेपी वालों पे, बीजेपी के लोग कर्जदार हैं हमारे, आरएसएस के लोग। जी जब हमारी सरकार थी, नेताजी और आदरणीय अखिलेश जी, तो ठाकुरों को, ब्राह्मणों को और सभी जो उच्च वर्ग के लोग अपने आप को फॉरवर्ड कहते हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन इनकी संख्या से 2-4 ज़्यादा ही था, कम नहीं था। जी आज यादव कितने हैं या पिछड़े कितने, पीडीए समाज के कितने लोग हैं, ये बात बीजेपी के लोग बताएं। मुझे लगता है पूरे प्रदेश में एक डीएम यादव नहीं होगा, अगर होगा तो एक कहीं होगा कहने भर के लिए, एक एसपी नहीं, एक एसपी शायद होगा तो होगा कहीं पे, पीलीभीत का है मेरे ख्याल से, जो मुझे समझ में आता है, बाकी कोई एसपी नहीं है किसी, उसमें साइड पोस्टिंग सबकी हैं। जी हैं तो डीआईजी भी हैं, तो आईजी लेवल के भी हैं, तो एडीजे लेवल के भी अधिकारी यादव, लेकिन उनको साइड पोस्टिंग, कोई वहाँ प्रशिक्षण में कोई बैठा है उन्नाव में, कोई कहीं और है, कहीं कहीं कोई और मुख्यालय में अटैचमेंट किया। हमारी सरकार में तो सब मलाई काट रहे थे, सब यही लोग काट रहे थे, तो फिर काहे यादववाद का ठप्पा लगना, फिर काहे के लिए इस तरह की बात कहना। मुझे लगता है कि आरएसएस को, बीजेपी को अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। बड़ी गंदगी नजर आएगी उसको कि उसका चरित्र कितना गंदा है, उसकी सोच कितनी घटिया मानसिकता की है, जो किसी एक कम्युनिटी को जो हिस्सेदारी में सबसे देने में सबसे आगे है। पूरे भारत में अगर कोई हिस्सेदारी दे सकता है हर समाज के लोगों को, तो मैं दावे से कह रहा हूँ और ताल ठोक के कह रहा हूँ कि वो यादव कम्युनिटी देती है। दूसरी कोई कम्युनिटी नहीं है जो सबकी हिस्सेदारी दे देते। इस नाते ये बात नहीं कह रहा हूँ कि मैं यादव हूँ, मैं कह रहा हूँ इसका अध्ययन करो, इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए। पिछड़े तो शिवराज सिंह चौहान भी थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, पिछड़ी कम्युनिटी से आते हैं। ये लोग जो घपलत में हैं कि वो चौहान साहब ठाकुर थे, तो ठाकुर नहीं थे, पिछड़ी ओबीसी समाज के थे। उन्होंने क्यों 27% आरक्षण की बात नहीं की? मैं नहीं मानता कि बीजेपी इस पे राजनीति कर रही होगी। मैं मानता हूं कि मोहन सिंह के अंदर खून, मोहन यादव के अंदर खून उबाल कर गया होगा, वो यादवों की सोच कि मैं सबको न्याय दे के रहूंगा। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण के वंशज हैं। अगर कृष्ण के वंशज हैं तो न्याय करेंगे ना, न्याय के साथ थोड़ी नहीं रहेंगे। तो हम न्याय करने की बात करते हैं, तो फिर हमको कैसे बदनाम कर सकते हो आप?
ये आरएसएस और बीजेपी के लोगों को पाप भोगना पड़ेगा, और सिर्फ अभी के लोग नहीं पाप भोगेंगे, इनकी पीढ़ियों को ये पाप भोगना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने बदनाम किया यादवों को सिर्फ बदनाम किया। बताओ ना, योगी आदित्यनाथ बताएं कितने यादव एसडीएम बना रखे हैं, कितने डीएम बना रखे हैं, कितने एसपी बना रखे हैं, कितने सचिव हैं, कितने प्रमुख सचिव हैं, बताएं ना। क्या यादवों की संख्या के हिसाब से वहाँ पे पद पे बैठे हैं लोग क्या? और जो हैं उनको क्या आपने स्ट्रीम लाइन में रखा क्या, जहाँ पे लोगों का भला किया जा सके? अरे कॉपी किताब खरीदने में ड्यूटी लगा रखी है, स्टेशनरी खरीदने में ड्यूटी लगा रखी है, तो फिर जाहिर सी बात है अन्याय तो होगा। और बदनाम सिर्फ यादव को, अरे यादव को क्या बदनाम, तो इन्होंने हमारे कुल भगवान को भी कर दिया। मैं वो शब्द कह दूंगा तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन भगवान कृष्ण को किस किस तरीके से इन संघियों ने नहीं बदनाम किया, क्या क्या नहीं कहा, कौन कौन से शब्द नहीं कहे, छलिया, रसिया, पता नहीं किन किन शब्दों से उनके लिए गायन बनाया गया, उनके लिए किताबें लिखी गई, उनको इस तरह प्रचारित किया गया। ये चीज़ मैं अभी नोटिस करता हूँ कि सारे भगवानों की मतलब रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, आइडियल दिखाते हैं, लेकिन कृष्ण जी को हर मामले लपेट देते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि वो यादव हैं, जी, पिछड़े समाज से आते हैं, वो भी पिछड़े समाज से आते हैं, और उनको बदनाम करेंगे तो उनके समाज को बदनाम करना आसान रहेगा। ये आरएसएस के लोगों की सोच है, ये आरएसएस के लोगों ने इस तरह किया। और ये आरएसएस से पहले भी वो मनवाद था, वही मनवाद कन्वर्ट होकर आरएसएस में बदल गया, तो वो तो आज भी बदनाम करेंगे, वो कहेंगे। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की जनता से, महान जनता से अपील करूंगा कि आंखें बंद करना, सोचना, प्रभु से प्रार्थना करना कि हमें न्याय का रास्ता बताओ, और हमें ये बताओ कौन अच्छा कौन बुरा, पता चल जाएगा। जी, जैसे समाजवादी पार्टी मतलब स्टैंड की बिल्ड हो रही थी 93 में 2 में, उससे पहले हम बात करें तो उससे पहले ये था कि ठाकुर गुंडा होता है। जैसे समाजवादी पार्टी बिल्ड हुई उसके साथ ये धारणा बन गई कि यादव गुंडा होता है। ये शिफ्ट देखते हैं, किस तरह देखते हैं आप इसको? मैंने दरअसल में 60 से लेके 1960 से लेके और 1990 तक की और 90-95 तक की पिक्चरें बहुत सारी देखी जी। उसमें जालिम अगर कोई होता था तो ठाकुर होता था, और ठाकुर का कोड़ा होता था, ठाकुर की हवेली होती थी, क्योंकि तब जमींदारी प्रथा थी जी, और जमींदार ही ज़मीनें इन पे, खेत इनके, काम इनका, अगर काम नहीं करोगे तो कोड़े खाओ जी, और जिधर ये कह दें उधर आपको झुकना पड़ेगा जी। जब मुख्यमंत्री बनना शुरू हुए, जब राजनीति में एग्रेसिव हुए, जब नौकरी में आना शुरू हुए अर्ली 20s में, अब वो आप कह सकते हो कि लगभग 2000 के आसपास, और नेताजी मुख्यमंत्री 2 बार रह लिए, लालू जी रह लिए 2 बार, फिर बदनाम करना शुरू किया गया कि अब चूंकि अब सत्ता यादवों के हाथ में जा रही है तो इनको बदनाम करो कि यादव बन रहा है, यादव बन रहा है, यादव बन रहा है। लेकिन वो सत्ता पिछड़ों की थी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बड़े पत्रकार हैं बिहार के, मैंने उनका वीडियो ट्विटर पे, फेसबुक पे लगाया था कि ये उनका बयान है। उनके हिसाब से ये था कि बड़े यूट्यूबर हैं, अभी बयान दूंगा तो उनका नाम आपको याद आ जाएगा। उन्होंने कहा कि जब लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री पहली बार बने, उससे पहले जो भूमियारों का गांव था, जो ठाकुरों, वो खुद ठाकुर है, कहीं मेरे गांव में जब दलित के लोग वोट डालने आते थे, दलित और पिछड़े समाज के, तो कहने एक फायर झोंक देते थे हम, और जैसे फायर झोंकते थे सब भाग जाते थे। लालू जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने वो बूथ उठा के दलितों के गांव में कर दिए कि अब बूथ ठाकुरों के गांव में नहीं रहेगा, जो छोटी आबादी का गांव है, अब बड़ी आबादी में कि दूसरे गांव में है तो वहाँ पे बूथ लगेगा। तो अब वहाँ तो आप कट्टा झोंक नहीं पाओगे, बंदूक झोंक नहीं पाओगे, वो अपने गांव में वोट डाल रहा। तो वहाँ दूसरी भावना ये पैदा हुई कि हम दलितों के गांव में वोट डालने जाएंगे, हमारे घर की बहन बेटियां दलितों के गांव में जाके लाइन लगा के वोट डालेंगी, तो वहाँ ये दूसरा मुद्दा खड़ा हो गया। तो लालू जी को बदनाम किया गया, इसी तरह नेताजी को बदनाम किया गया कि सिर्फ ये होगा, सिर्फ वो होगा। मैं एक उदाहरण बताता हूँ, शायद आप ही ने पॉडकास्ट किया था मेरे ख्याल से, समाजवादी पार्टी के एक लीडर हैं, उन्होंने कहा था कि पहली बार दलित मुख्य सचिव अगर किसी ने बनाया उत्तर प्रदेश का तो सीधे नेताजी ने बनाया था उत्तर प्रदेश में। पहली बार दलित मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश में काशीराम जी के साथ जो सरकार बनी थी 93 की, उसमें नेताजी ने बनाया।
तो हम कब किसकी हकदारी ले सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता। बदनाम इसलिए किया जाता है कि अगर यादव सत्ता में आ जाएगा तो ये पीडीए समाज मजबूत हो जाएगा, और पीडीए समाज अगर मजबूत हो गया तो फिर ये आरएसएस और संघियों की तो सत्ता चली जाएगी, ये लोग कमजोर होंगे, सबके सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाएगा, और जो सेंट्रलाइजेशन है मौजूदा सत्ता के हाथ में वो खत्म हो जाएगा। पावर का जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जाहिर सी बात है सभी मजबूत होंगे, सभी खुशहाल होंगे, और वही समाजवाद की परिभाषा है। तो वो नहीं चाहते हैं कि समाजवाद स्थापित हो। जी, तो ये जो आरोप लगते हैं ये एक तरह से मीडिया द्वारा गढ़ी गई छवि आप मानते हैं? आपको नज़र नहीं आता कि शायद समाजवादी पार्टी कहता अग्रेसिव हैं थोड़े? अगर आप वीडियोज़ देखें जैसे तो थोड़े एग्रेसिव तो हैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता। नहीं, देखिए, मैं इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं करूंगा। जी, जो मार्शल कॉम्स हैं, जी, जो लड़ती हैं जी, सामंतवाद से, मनुवाद से, जी, समाज में सामाजिक न्याय के लिए, जी, किसी का हक अधिकार दिलाने के लिए, वो किसी को रिक्वेस्ट करके, रिस्पेक्ट करके तो हक अधिकार दिला नहीं पाएंगे। जी, ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। जी, एक डिबेट पे मैंने कहा था, जी, इस देश के अपने आप कहने वाले या दुनिया जो कि बड़े प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सुधांशु त्रिवेदी जी, बड़े ज्ञानी हैं, बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी को गुंडा कहा। जी, तो मैंने उस वक्त यही जवाब दिया था कि हाँ, हम गुंडे हैं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी में गुंडा, हम लोग वो गुंडे हैं जो 70 से और 90 के दशक के पिक्चर वाले होते थे, जो जमींदार और ठाकुर के खिलाफ गांव में एक किसान का बेटा लड़ाई लड़ता था। जी, उस आप गुंडा कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, हम किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे। जी, और सिद्धे नेताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। जी, उनसे मैंने जो सीखा है, जी, और मैं तो एक बड़ा छोटा सा अदना सा कार्य करता हूँ, हर समाजवादी ने जो सीखा है जी, वो ये सीखा है कि अन्याय होते हुए मत देखना। जी, अगर अन्याय कर रहा है कोई, जी, और अन्याय होते हुए अगर तुम देख रहे हो, जी, तो अन्याय करने वाले से ज़्यादा दोषी आप हो कि आपने उस अन्याय के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी। जिस पे अन्याय हो रहा है वो कमज़ोर है, जी, तभी तो उस पे अन्याय हो रहा है। जी। और अगर आप सबल हो, आप ताकतवर हो, आपके अंदर कुछ है, जी, तो ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके लिए लड़ो। जी, फिर वो कितनी बड़ी ताकत हो, कितनी बड़ी जाति का व्यक्ति हो, कितना पैसे वाला हो, कितना आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत हो, उसका बेटा आईएएस हो, उसका बेटी आईपीएस हो, कुछ भी हो, लड़ाई लड़ लेना। अगर लड़ाई लड़ लोगे तो निश्चित जीत जाओगे, अगर नहीं लड़ोगे तो फिर तो अन्याय हो ही रहा है। जी, आप कहते थे ना बीजेपी वाले कि साहब ऐसा है, वो मुसलमान अन्याय करता है, मुसलमान ऐसा होता है, मुसलमान वैसा होता है। जी, तो जब मुसलमानों पे योगी आदित्यनाथ ने अत्याचार किया, जी, तो बहुत सारे हिंदू जाति के लोगों ने, खासकर बैकवर्ड और एससी कम्युनिटी के लोग, कहा जो मुसलमानों पे हो रहा है क्या फर्क पड़ता है, मुसलमान, हम पे तो हो नहीं रहा है। मुसलमानों पे अत्याचार हुआ, जी, फिर पिछड़ों पे अत्याचार हुआ, जी, अब दलितों पे अत्याचार हो रहा है, जी, सिलसिलेवार हो रहा है। जी, तो मुसलमान ने झेला, उसके लिए कोई नहीं लड़ा। कौन लड़ा? समाजवादी पार्टी लड़ी। जी, फिर पिछड़ों पे हुआ जी, तो कौन लड़ा? समाजवादी पार्टी लड़ी, कोई और नहीं लड़ने आया। जब दलितों पे हुआ तो कौन लड़ा है उत्तर प्रदेश में? समाजवादी पार्टी लड़ रही है, कोई दूसरा दल नहीं लड़ने वाला। जी, कितने बड़े विक्रांतकारी नेता अपने आप को कहें, एससी कम्युनिटी के, ओबीसी कम्युनिटी के, किसी भी दल जी। में कोई बात करते हो? आप बताओ, आप एक चैनल चलाते हो, जी, 68,000 69,000 2 शिक्षक भर्तियां हुई, पिछड़ों का हक खाया गया, जी, दलितों का हक खाया गया। जी। कोई बीजेपी का नेता बोला क्या? नहीं, उप मुख्यमंत्री, चुप मुख्यमंत्री, फलाने मंत्री, जल वाले मंत्री, नहर वाले मंत्री, कोई बोला क्या? नहीं, नहीं, कोई नहीं बोला। कौन बोला? समाजवादी पार्टी बोली, हमारे नेता बोले। तो ये बात स्पष्ट है कि सिर्फ और सिर्फ अगर इस आताताई सरकार के खिलाफ कोई लड़ सकता है जी, तो समाजवादी लोग लड़ सकते हैं, दूसरा कोई दल नहीं है। कोई दल नहीं है, कोई दल नहीं है, कोई दल नहीं है, जी। ये मेरा दावा है। आपने कब डिसाइड किया कि पॉलिटिक्स में जाना है, राजनीति करनी है? शुरुआत कैसे हुई थी ये? मैं तो नौकरी कर रहा था। कब स्टार्ट कब हुए थे? पार्टी से कब जुड़े आप पहली बार? पार्टी से मैं 2011 में जुड़ा। 11 में जुड़े? हाँ, जी, 10 में गया था पार्टी कार्यालय पहली बार, जी, उससे पहले नौकरी में था। जी, तो गया तो मुझे इतना प्रोसीजर बता दिया गया जी, कि वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ रसीद कटेगी। तो मैंने कहा ये कौन सी राजनीति है भाई, जी,
कि रसीद कटवाने के लिए यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, ऐसा तो सरकारी ऑफिस में होता है। जी तो मैं फिर चला गया, जी अपना जो नौकरी छोड़ के अपना बिजनेस सेटअप था उसी में था, जी लखनऊ में ही। तो फिर मैं, एक हमारे मित्र हैं, रिश्तेदार भी हैं, जी वो मुझको लेके आए जी और मैं अपने बिजनेस में मगन था। जी क्योंकि ये खुशी थी कि हम लोग श्रद्धेय नेताजी को मानने वाले लोग हैं और मुलायम सिंह यादव से बड़ा कोई नाम नहीं है। जी हम उनको वोट देते हैं, जी सरकार बनती है, ना सरकार का कोई लाभ से मतलब, ना सरकार का कोई हानि से मतलब। मुझे याद है मेरे ऊपर SC/ST एक दरोगा ने लगाया था बाराबंकी में, अच्छा मेरे गृह जनपद में, जी जब नेताजी की सरकार थी। तो सोचो हम कितने बड़े जानकार थे कि एक ब्राह्मण थाना अध्यक्ष ने मेरे ऊपर हमारी ही सरकार में SC/ST लगा दिया, वो भी 1000% फर्जी। मेरी फ़ोन पे हॉट टॉक उस दरोगा से हुई, जी दरोगा से हॉट टॉक हुई फ़ोन पे जी किसी मुद्दे को लेके, जी क्योंकि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का छात्र था, मैं किसी से दबता पहले भी नहीं था। जी उसने मुझ पे एक SC को पकड़ के, हमारे ही गांव के एक SC को पकड़ के मुकदमा मेरे खिलाफ लिखवा दिया। जी मुझे 2 दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा जी। उस मामले में। फिर वो मामला 2014 में ख़त्म हुआ। जी तो हम सोचो कितने बड़े समझदार थे हम लोग, कितने भोले थे कि अपनी ही सरकार में एक ब्राह्मण हम पे SC/ST मुकदमा लगा दिया। तो ये तो अत्याचार तो हर समय होता है, अत्याचार तो पिछड़ों के खिलाफ सरकार किसी की भी हो जाता है। जागरूकता की कमी थी, अपनी ताकत को पहचानने की कमी थी। जी अब तो मैं इनकी सरकार में SC/ST या नाजायज़ किसी के ऊपर मुकदमा न लगने दूँ। सरकार भले बीजेपी की हो, किसी दलित को परेशान किया जाएगा तो समाजवादी पार्टी खड़ी है, किसी पिछड़े को परेशान किया जाएगा तो समाजवादी पार्टी है। तो किसका दुरुपयोग किस तरह हुआ, ये बात तो समाज में अध्ययन का विषय अध्ययन किया जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा। हम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देख के आ गए समाजवादी पार्टी में। अच्छा 11 में ही? हाँ, उससे पहले उनकी तमाम यात्राएं होती थी, रथ यात्रा होती थी और हर तरफ कान में, पेपरों में, मीडिया में एक ही बात गूंजती थी कि आज अखिलेश यादव जी ने ये यात्रा की, आज बस यात्रा की, आज वैसा किया। तो अखिलेश जी नए वही आए थे उस टाइम? हाँ, तो वो मुझे हमेशा मुझे हमेशा अट्रैक्ट करते थे। अब मैं बताऊँ, मैं नौकरी में था लखनऊ में, तो मैं एक हेलमेट लगा के बाइक से दिन भर नौकरी के लिए दौड़ता था, सेल्स में था। कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी गाड़ी से खुद चलाते हुए मुझे ट्रैफिक में मिले। अच्छा, कई बार जी, जब वो सांसद थे सिर्फ, और मैं हेलमेट से झांक के देख लेता था ये नेताजी के बेटे हैं जी। आपस में या कोई पीछे गाड़ी में बैठा तो इतना कह लेते ये नेताजी के बेटे हैं जी जी। हेलमेट उठा के नमस्ते भी नहीं करते थे। जानते हैं क्यों? मुझे ये लगता था मुझे पहचानते तो है नहीं, मुझे जानते तो है नहीं, मैं क्या नमस्ते इनसे करूँगा, ये मुझे जानते तो है नहीं ना, ये मुझे कोई मेरा कोई परिचय है। क्योंकि मैं एक साधारण इंसान की तरह नौकरी कर रहा था जैसे सभी नौजवान करते हैं जी। तो कितनी बार मैंने देखा, कितने आंदोलन देखे, और जिस दिन जाम लगा देते थे समाजवादी हजरतगंज चौराहे को, उस दिन हम लोगों के लिए बड़ी दिक्कत होती थी। कहीं क्या हो गया, कहीं वहाँ आंदोलन हो रहा है तो पता चला गाड़ी किधर से ले चली जाए, कहीं 1 किलोमीटर की जगह 5 किलोमीटर दूर से घूम के जाना पड़ेगा। तो हम लोग सोचते थे क्या ये लोग रोज़ आंदोलन ही किया करते थे। क्यों? चूँकि मेरा राजनीति से कोई सरोकार नहीं था। लेकिन जब आके मैंने नज़दीक से पार्टी को देखा, विचारधारा को देखा, नेताजी की उस कार्यशैली को देखा, पूरी तरीके से समाहित हो गया। समाजवाद खून खून में बचपन से था जी। और जो नेताजी से सीखा, जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सीखा, वो पूरी तरीके से आज हम लोगों के बीच में है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि जब तक जीऊँगा समाजवाद खून में दौड़ता रहेगा, अन्याय के खिलाफ लड़ता रहूँगा। कितनी बड़ी ताकत हो, डबल इंजन की सरकार हो, ट्रिपल इंजन की सरकार हो, और चाहे विश्व की सरकार हो, क्यों ना सामने अमेरिका हो और इंग्लैंड हो, कनाडा हो, कोई भी देश हो, लड़ाई नहीं बंद होगी। जो श्रद्धेय नेताजी ने सिखाया है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ उनके हम कदम बन के सदैव चलते रहेंगे। और पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाओं के अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। यही सपना है। इसी सपने के साथ समाजवाद को साकार करने के लिए सभी लोग संकल्पित हैं और संकल्पित रहेंगे जी। आप सबका एक आरोप ये भी लगता है मीडिया पे कि मीडिया सत्ता पक्ष के साथ है।
तो जब आपकी सरकार थी तो क्या आपकी सत्ता थी तो मीडिया आपके साथ था? नहीं, कभी भी नहीं। नहीं था। देखिए, मीडिया दो लोगों के साथ इस देश में रहा। जी जब कांग्रेस का झंडा बुलंद था तो कांग्रेस के साथ था, जी लेकिन वहाँ कुछ हिस्सा था जो विपक्ष में भी लिखता था। जी आरएसएस मुखर तरीके से हर जगह बैठा है। जिस दिन आरएसएस और बीजेपी की सरकार इस देश से जाएगी, उस दिन मीडिया जस्टिस की बात करने लगेगा, जी न्याय की बात करने लगेगा। जी मुख्यमंत्रियों के अंदर कमियां नजर आने लगेंगी, जी सरकार की पॉलिसीज पे सवाल उठने लगेंगे, जी लोगों के हक अधिकार की बात मीडिया करने लगेगा, जी भ्रष्टाचार दिखने लगेगा, नौकरियों में वाद दिखने लगेगा, जी और गुंडाई, छीना झपटी, डकैती, जी सब कुछ बाइफरगेट करके दिखाने का प्रयास किया जाएगा। जी आज मैं जब भी कोई न्यूज़ चैनल देखता हूँ तो कोई बड़ा मुद्दा हो जाए तो उसमें अगर कोई यादव उस घटनाक्रम को खड़ा होकर देख रहा होगा, कोई बैकवर्ड समाज के घटनाक्रम को देख रहा होगा, 10 लोग मारने गए किसी को, तो जो 11वां व्यक्ति खड़ा होगा उनके साथ में, उस व्यक्ति का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। जैसे योगी आदित्यनाथ ने, वो घटना आपको याद होगी, ताज होटल वाली सड़क पे जो बारिश के पानी फेंक रहे थे बच्चे एक दंपत्ति पे, जी तो उसमें तो सभी जाति धर्म के लोग थे, जी लेकिन योगी आदित्यनाथ की उन 2 आँखों से, उन बड़ी बड़ी 2 आँखों से, उन विकराल आँखों से, उस सातिर दिमाग से सिर्फ कुछ दिखा तो क्या दिखा? एक यादव और एक मुसलमान, दूसरा कोई नहीं दिखा। क्यों? वहाँ से वो अंधे हो जाते हैं, जी आँखों में अंधेरी छा जाती है, दिमाग शून्य हो जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है। वहाँ सिर्फ पता नहीं किस चीज़ के नशे में इतना कहा जाता है कि वहाँ यादव और मुसलमान था, वहाँ यादव और मुसलमान था, और कोई नहीं नज़र आएगा। कोई भी घटना होगी तो यादव और मुसलमान का एंगल करके बदनाम कर दिया जाएगा। ये आज तक मैं नहीं समझ पे आया कि भगवान कृष्ण से लेके अब तक सिर्फ बदनाम ही क्यों कर रहे हैं। क्यों बदनाम कर रहे हैं भाई? क्या आपका ले लिया हमने? हम जानवर पालते हैं तब हमको दूध मिलता है, दही मिलता है, घी मिलता है। हम खेती करते हैं तो हमको फसल मिलती है। हम दौड़ते धूपते हैं, मेहनत करते हैं, कसरत करते हैं तो हमको सेना में, पुलिस में, आरपीएफ में, जीआरपीएफ में नौकरी मिलती है, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में नौकरी मिलती है। तुम्हारा क्या ले रहे हैं? वो क्या किसी का हक ले रहे हैं? मैंने योगी आदित्यनाथ से एक सवाल पूछा था जी कि उत्तर प्रदेश में 60,000 पुलिस की भर्ती की, जी इतने मूर्ख टाइप के हैं पूरे भाजपाई, मंत्री से लेके और सब। जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जी मैंने इतना पूछा कि 60,000 में कितने यादव हैं, जी इसका आंकड़ा बताओ। जी अभी तक नहीं बताया। अरे कम से कम गैर पिछड़ों को बता दो जी कि देखो, पटेल समाज के लोगों, राजभर समाज के लोगों, प्रजापति पाल कश्यप समाज के लोगों देखो, जी सैनी समाज के लोगों देखो, सब यादवों को पीछा कर दिया और तुम्हारे समाज को आगे कर दिया। जी बताना चाहिए। अरे हम होते तो डुग्गी पिटवा देते, हम होते तो होर्डिंग लगवा देते, चौराहे चौराहे पे 30 सेकंड का ऐड करवा देते। लेकिन एक भी भाजपाई मंत्री मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कितने यादव हुए? अंदर की खबर यह है कि बड़ी तादाद में यादव हो गए। 8,000 समथिंग कुछ था ऐसा। कम डेटा बताया आपने, कम है। असली वाला बताएं। वो तो जो टाइटल लगा होगा वो वाला गिन लिया होगा किसी ने। जी कहीं पे तो बिना टाइटल के कुमार लगा के, सिंह लगा के भी हुए होंगे ना। हाँ, ये भी है। वो टोटल वाला तो बताएं। कोई हो सकता है राकेश कुमार ही लिख लिया हो, ना यादव लगाया हो, तो टोटल डेटा बताएं। वो तो वो जमा हुए होंगे कागज, सब सरकार के पास, पूरा पुलिस के पास सारा डाटा है। बताएं ना कितने यादव हुए हैं। अब कैसे यादव हो गए? सरकार योगी आदित्यनाथ की, मुख्यमंत्री ठाकुर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, जी न्याय करने वाली सरकार अपने आप को कहती है। जी तो पिछड़ों में सबसे ज़्यादा यादव कैसे हो गए? जी कैसे हो गए? आर्मी में सबसे ज़्यादा यादव कैसे हो गए?
सबसे ज़्यादा गुजर कैसे हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा जाट कैसे हो जाते हैं? जी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनकी भुजाओं में बल है, उनके कलेजे में राष्ट्रवाद है, जी उनके दिमाग में हमेशा अपने देश की मजबूती और रक्षा करने का संकल्प है, जी इसीलिए हो जाते हैं। कौन गोली खाने के लिए जाएगा? कौन गोली खाने के लिए जाएगा भाई? सही बात है। बॉर्डर पे गोली खाने के लिए चलो, यूपी पुलिस अलग बात हो गई, बॉर्डर पे सीने पे गोली लगती है और पता भी नहीं चलता कहाँ से आई और कब लग गई, क्यों जाएगा? जिस कम्युनिटी में, जिस जाति में सबसे ज़्यादा राष्ट्रवाद है, जिस जाति में सबसे ज़्यादा देश की रक्षा करने का संकल्प है, उसको इन संघियों ने बदनाम किया। और मैं इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, इन संघियों को घोर पाप वाला बनाना, इतना इनके ऊपर पाप ला दिएगा कि इनकी पीढ़ियां तरस जाएं कि पाप दोबारा नहीं करेंगे, किसी को बेवजह नहीं बदनाम करेंगे, और अगर बदनाम करेंगे तो इनकी पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा। ऐसा मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये सब ग्रंथों में लिखा है जी जी कि जो पाप करता है, अन्याय करता है, उसके खिलाफ भगवान कष्ट सजा देते हैं, उसको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। वो कुछ नरक वरक वाला चक्कर है, उसको भी झेलना पड़ता है, तो नरक भी झेलेंगे। क्योंकि आपका मीडिया से रिश्ता रहा है, प्रवक्ता हैं आप पार्टी के, तो क्या ये जो भाजपा का प्रभाव है ये सिर्फ राजनीतिक है या मीडिया पे आर्थिक भी है? देखिए, सारी लड़ाई आर्थिक है, जी सिर्फ आर्थिक लड़ाई है। जी प्रभाव तो अर्थ से बनती है। जी अब वो उदाहरण नहीं देना चाहता मैं, जी बात कहीं और चली जाएगी, जी लेकिन बताऊंगा जरूर। जी आपके पास 100 रुपये हैं, आपने किसी से मित्रता कर ली, 100 रुपये दे के अपना बना लिया, जी हम 500 फेंकेंगे, वो मित्र हमारा हो जाएगा। जी तो सारा खेल अर्थ का है, अर्थ पे कब्जे की बात है। जी सामाजिक न्याय किस लिए, उसमें भी अर्थ है जी कि जो धन का बंटवारा है, जी जो पूंजी का बंटवारा है, जी जो उत्तर प्रदेश के रेवेन्यू का बंटवारा है, वो सब तक जाना चाहिए। जी ठीक है, भेदभाव का भी शिकार ना हो। समाजवाद ये कहता है कि हम भेदभाव मिटाएंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, जी सबका सम्मान होगा, जी। सबको हक अधिकार मिलेगा, जी। तो उसमें अर्थ भी है। जी सारी लड़ाई अर्थ की है, जी और उस अर्थ को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, जी ये हमारा लक्ष्य है, हमारी पार्टी का लक्ष्य है और हर समाजवादी का लक्ष्य है। तो मीडिया को खरीद लेना, हम तो ये बात मतलब मुझे कहते हुए अत्युक्ति सी लगती है, कोई कहता नहीं है ऐसी बात। मौजूदा मीडिया को अगर बीजेपी पैसा ना भी दे तो उसी के लिए कत्थक करेगी वो। ऐसा क्यों क्या? सब रिश्तेदार हैं, फूफा मंत्री हैं, मौसा राज्य मंत्री हैं, मुख्य सचिव हैं, चाचा, चेन बन गई पूरी। वो पूरी चैन है। ये मोदी जी पता नहीं क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो पैसा पूंजीपतियों के पास जा रहा है। जी मीडिया पत्रकार के पास तो बड़ा थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है, वो पैसा जा रहा है अडानी के पास, अंबानी के पास, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के पास जो पूंजीवाद के घोतक हैं, तो उनको देने के लिए इतना पैसा दिया जा रहा है। नहीं, ये तो ऐसे कत्थक करेंगे, सारे नृत्य ऐसे ही करेंगे मीडिया वाले बीजेपी के लिए। क्यों? क्योंकि उनका सब कुछ तो दिल वहीं बसता है। वो कौन सा गाना था, तुझ में रब दिखता है, तो उनमें ही सब कुछ दिखता है। आरएसएस बीजेपी वालों में ही सब कुछ मीडिया वालों को दिखता है। मौसा भी, भाई भी, फूफा भी, चाचा भी, पिता भी, माता भी, सब उन्हीं में दिखता है। इसीलिए वो तो ऐसे भी करेंगे। ये मेरी सलाह है मोदी जी को, लेकिन चूंकि मोदी जी को पूंजीवाद बढ़ाना है, पूंजीवाद को मजबूत करना है, जिससे गरीब गरीब होता जाए और अमीर अमीर होता जाए, ये उनकी सोच है। जी अच्छा, हम जैसे बात करें नैरेटिव बिल्ड करने की, तो बीजेपी बहुत अच्छा नैरेटिव बिल्ड करती है, कांग्रेस भी करती है, लेकिन ये जो क्षेत्रीय पार्टियां, हम आरजेडी की बात कर लें, समाजवादी या बीएसपी की बात कर लें, नैरेटिव मैं नहीं मानता कि इतना स्ट्रांग ये बिल्ड कर पाती हैं। ऐसा क्यों है? संसाधन उनके पास ज़्यादा है या संवाद का तरीका उनका बेहतर है? मैं अमूमन अपनी बात करने में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता, जी लेकिन इस जगह मुझे अपने आप को थोड़ा सा लाना पड़ेगा। जी बीजेपी नैरेटिव बिल्ड करने में नंबर 1 है, इसमें दो राय नहीं। जी और जो उनके नैरेटिव को तोड़ता है जी उसको वो बाइकआउट करते हैं, उस पर बैन लगाते हैं। जी हमारी पार्टी में उनके नैरेटिव को तोड़ने के लिए जी मैंने लड़ाई लड़ी, जी मुझको बैन कर दिया गया। जी 2024 अगस्त से मैं बैन हूँ, अच्छा और मेरे सामने बीजेपी के बड़े बड़े
धुरंधर जो अपने आप को गूगल बॉय से और चिंपैंजी बॉय जो भी समझते हो अपने आप को, मांग काटने वाला, खीस काटने वाला, जैसे भी अपने आप को प्रवक्ता समझते हो, वो कोई नहीं आता है मेरे सामने, क्योंकि मैं नैरेटिव बिल्डअप नहीं होने देता। हमारे अग्रज हैं, बड़े भाई हैं राजकुमार भाटी जी, वो भी नैरेटिव नहीं बिल्डअप होने देते। और हमारी पार्टी के साथी प्रवक्ता हैं पीडीए समाज के, वो भी नैरेटिव नहीं बिल्डअप होने देते। चाहे हमारा मित्र, हमारे भाई हैं मनोज काका, आशुतोष वर्मा, राजपाल कश्यप, ये सब सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। कई सारे अल्पसंख्यक कम्युनिटी के हमारे साथी हैं। तो बीजेपी नैरेटिव बिल्डअप तो करना चाहती है और करती भी है, लेकिन उस नैरेटिव को बड़े पैमाने पे हम लोग तो प्रवक्ता हैं। अगर पूरे देश में इनके नैरेटिव को किसी ने तोड़ा तो हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने तोड़ा, खत्म कर दिया। और वो ऐसा खत्म हुआ कि अश्वमेध का जो घोड़ा था वहीं उत्तर प्रदेश में ही बन गया, दाएं हो गया। और कहाँ रोका गया, अभी आप हतप्रभ हो जाएंगे सुन के। अश्वमेध योग का घोड़ा अयोध्या में ही, अयोध्या से ही शुरू हुआ, अयोध्या में ही समाजवादियों द्वारा धर दबोचा गया। तो वो तो हमारे नेता का कमाल है। हम लोग तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। हमारे नेता ने जो उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोका और बीजेपी को दे पटकम शुरू किया, और फिर जब वहाँ 33 पे लेके गए तो वहाँ बहुमत वाला जितनी गुंडाई थी सब खत्म हो गई, और वो बहुमत की जगह बैसाखी वाली सरकार आ गई। समाजवादी पार्टी, आरजेडी और भी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले दल हैं उत्तर भारत में, मैं दक्षिण भारत को छूऊंगा भी नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है उन्हें क्या करना है। उन्हें सब मालूम है उन्हें क्या करना है, और वो अपने उस गोले में आरएसएस संघियों को आने भी नहीं देते हैं। चाहे वो केरला हो, तमिलनाडु हो, या बंगलोर हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, सब जानते हैं। समय समय पे कुछ हो सकता है, बाकी वो घुसने नहीं देते हैं। तो निश्चित तौर पे हमारे नेता का ये है कि नेता उनके नैरेटिव को ख़त्म किया और समाजवादियों को एक मजबूत आधार दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश से अगर कोई बीजेपी को ख़त्म करेगा तो समाजवादी लोग ख़त्म करेंगे। अभी आधा किया है, बहुमत से नीचे लेके आए, अगली बार पूरा ख़त्म कर देंगे। 27 और 25 के चुनाव में उत्तर प्रदेश और बिहार में पूरी तरीके से सफाया होगा संघियों का। अच्छा, जो नैरेटिव बिल्ड किया गया वर्ड ऑफ माउथ सपा के खिलाफ किया गया है कि गुंडागर्दी वाली पार्टी है, एक कास्ट स्पेसिफिक पार्टी है, इसको तोड़ने के लिए, इसको बदलने के लिए आप सपा क्या तैयारी कर रही कि ये अवधारणा चेंज हो थोड़ा? देखिए, छोटा मुंह बड़ी बात होगी। मैं उदाहरण के साथ इस बात को रखता हूँ कि हमारे नेताजी ने, अखिलेश जी ने अपनी सरकार के दौरान 12 से 17 में एक एग्जाम्पलरी वर्क किए पूरे देश में। दक्षिण भारत से लेके उत्तर भारत तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक किसी भी सरकार ने उस तरह का काम नहीं किया। अमूल चूल परिवर्तन पूरे प्रदेश में किया। हमारे नेता को ये लगता था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे तो जो नैरेटिव बीजेपी बनाती वो नैरेटिव खत्म हो जाएगा। उत्तर भारत की पूरी राजनीति अगर किसी चीज पे टिकी हुई है तो सामाजिक न्याय पे है। किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी पार्टी को, किसी भी सरकार को सामाजिक न्याय की लड़ाई को नहीं छोड़ना चाहिए। ये जनता की आवाज़ है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लग गए तो सामाजिक न्याय का जो पूरा खाका बना हुआ है या जो उसको सजाया गया है वो सब भसड़ कर देंगे। उसको हमारे नेता ने एक शब्द में कहा कि हम अपना काम गिनाते रह गए और वो सबको बहलाते फुसलाते रह गए। तो बहला फुसला लिया, क्योंकि वहाँ पे सामाजिक न्याय की, वहाँ पे अधिकारों के देने की बात हुई, लेकिन वो जनजागरण जो चाहिए था वो जागरण पे फोकस कम था। तो निश्चित तौर पे सामाजिक न्याय की लड़ाई आने वाले समय में और हमारे नेता के द्वारा बेहतर तरीके से लड़ी जाएगी। और वो सिर्फ इसलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लोगों को रोजगार मिलता है, आपका स्टेट दुनिया की नज़र में आता है, उससे तमाम सारा आपके यहाँ लोग आते हैं, फैक्ट्रीज लगाते हैं, और वो जो फंड्स आते हैं उससे आपके प्रदेश की तरक्की होती है। काम वो भी ज़रूरी है, लेकिन हमेशा
आपका फोकस सामाजिक न्याय पे होना चाहिए, सब आपके साथ खड़े हो जाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए तो ये सदैव किया गया। मैं फिर कहूँगा, कृष्ण से लेके और हमारे आदरणीय अखिलेश जी तक सिर्फ और सिर्फ बदनाम किया गया है। काम कितना भी किसी ने किया हो, सिर्फ बदनामी हाथ में मिलेगी। और हमें अपने रास्ते से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए जी। ये कुछ भी कहें। अब मैं तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सीखता हूँ कि कुछ भी बीजेपी का है वो प्रेशर में नहीं आते हैं। वो जो उनका एजेंडा है पीडीए को मजबूत करने का, उस पर वो फोकस्ड हैं और वो काम लगातार कर रहे हैं। जी, आपने भी बात की पीडीए की। पीडीए एक तरह से बहुत बड़ी क्रांति है, हम देखते हैं जैसे कि बहुत बड़ा बदलाव आया, पार्टी कितनी सीटें निकल गई। लेकिन हम जब समाजवादी पार्टी के सुनते हैं प्रवक्ताओं, हमने नेता मतलब अखिलेश जी को जब सुनते हैं तो कभी कभी स्टैंड ये सॉफ्ट क्यों हो जाता है कि पीडीए में पी फॉर पंडित को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, फिर ए फॉर अगड़ा बता देते हैं। तो ये स्टैंड ये जो है सोशल जस्टिस वाला, ये सॉफ्ट क्यों है, ये हार्ड हिटिंग क्यों नहीं है कि हाँ नहीं हम बात करते हैं इसकी? वो हमें संविधान इजाज़त नहीं देता जी। और समाजवादी पार्टी संवैधानिक दायरे में रह के काम करना चाहती है। जी। हम किसी दायरे को तोड़ना नहीं चाहते। बहुजन समाज पार्टी ने वो नारा जो दिया था, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, तो वो गलत कहेंगे आप उसको? फिर नहीं, देखिए उन्होंने तो ये भी कहा था तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। नहीं, वो उनके नेता एक ये कहा था। फिर कहे हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये भी कहा। समाजवादी पार्टी ने इस तरह कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। प्राथमिकता सदैव इस बात की रही कि जो पिछड़े हैं, जो एससी कम्युनिटी है, एसटी कम्युनिटी है, उसका कल्याण कैसे किया जाए, हक अधिकार कैसे मिले। आपको याद नहीं होगा लेकिन उत्तर प्रदेश में भी नक्सलवाद था। बता सोनभद्र में और मिर्जापुर में कुछ हिस्सा, कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा बनारस का लगा हुआ, भदोही, इन सब उस बेल्ट में बुरी तरीके से नक्सलवाद था। कभी डिस्कस करिए किसने खत्म किया? किसने किया? डकैतों का मकड़ जाल था उत्तर प्रदेश में, किसने खत्म किया? किसने किया? सदैव नेताजी ने। मुलायम सिंह यादव जी वो नेता थे जिन्होंने सबसे बात की। किस टाइम की सर बात है? ये 90 के दशक की बात है। उन्होंने सबको मिलाया, सबकी बात सुनी और उत्तर प्रदेश से नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म किया। गोली मार के नहीं खत्म किया ना, गोली नहीं मारी, किसी डकैत को गोली मार के नहीं खत्म किया नेताजी ने। उनको मेन स्ट्रीम लाइन में लेके आए कि वो बागी क्यों बने, क्यों बगावत की, नक्सली क्यों बने, उनके हक अधिकार की बात की। कितने लोग थे जिनको विधायक बनाया है, कई लोग, फूलन देवी उदाहरण है उसका, कि सजा काट के आए उनको सांसद बनाया, उनकी सजा माफ कराई। आप सोचो कि आप जो रास्ता हमें बेहतर रास्ते से अच्छा इंसान बना सकता है। अरे मैं कहूँ तो कौन ऋषि थे जो पहले डकैत थे, बात को महर्ष हो गए थे? वाल्मीकि जी थे। यही तो कहते हैं कि पहले डकैती करते थे, फिर वो संत बन गए, संत बन गए। बहुत सारे ऐसे, अंगुलीमल था कोई, वो भी पहले डकैत था, बात को वो भी अच्छा इंसान बन गया। तो ये तो समाज को योगी आदित्यनाथ के रास्ते पे थोड़ी नहीं छोड़ा जा सकता है कि जिससे गलती हो जाए उसके सर पे गोली मार दो, उसका घर गिरा दो। ये रास्ता नहीं है न्याय का। तो समाजवादी पार्टी ने सदैव ही, चाहे वो पीडीए में पी से पंडित होता हो, चाहे टी से ठाकुर होता हो, चाहे बी से ब्राह्मण होता हो, टीबी वाला, ये सब चीज़ों को बहुत प्यार मोहब्बत से सबको हक अधिकार दिया। मैंने कहा ना, उठा के कैबिनेट हमारा उठा के देख लो ना, ये भाजपा वाले पता नहीं चश्मा भी नहीं लगाते हैं और आंखों से पढ़ भी नहीं पाते। हमारी कैबिनेट उठा के हमारे नेता की देखिए ना कि उसमें ब्राह्मण कितने थे, ठाकुर कितने थे, बनिया कितने थे। क्या आज तुम्हारे अंदर हैसियत है देने की? कितने छोटे दिल के हो तुम लोग, इतना सा काला काला दिल है तुम्हारा। काले दिल वाले लोगों, तुम नहीं दे पाओगे लोगों को हक अधिकार। लेकिन कभी कभी ये जरूर जो आपका सवाल है कि हार्ड लाइन क्यों नहीं इस्तेमाल की जाती, रियलिटी तो यही कि हार्ड लाइन इस्तेमाल होनी चाहिए। लेकिन चूंकि हम समाजवादी लोग हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमारा संविधान नागपुर से नहीं चलता है। हमारा संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है। हमारा संविधान इस देश के नियम कानूनों के अंदर आता है।
समाजवाद कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। जी। तो हम ब्राह्मण के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, जी। हम ठाकुर के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, किसी वैश्य समाज के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, बौद्ध धर्म के मानने वालों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, जैनियों के साथ, पारसियों के साथ, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जी। आपको राज की बात बताता हूँ, समाजवादी पार्टी कार्यालय चले जाओ, वहाँ हिंदू भी होगा, वहाँ मुसलमान भी होगा, वहाँ सिख भी होगा, वहाँ ईसाई भी होगा, बौद्ध समाज के लोग भी हैं। हमारी पार्टी के कार्यालय के स्टाफ में हर धर्म के लोग हैं। संघियों के यहाँ कौन होता है? नागपुर से लेके और कानपुर तक जो भी जहाँ जहाँ हो उनका सब देख लो, कौन उठा के देख लो कौन लोग रखे गए हैं। तो हमारे नेता पीडीए का मतलब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक और जोगड़े समाज में सताए हुए लोग हैं। जी। भाई जनेश्वर जी इसी समाजवाद को जिए ना। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अग्रवाल कम्युनिटी से आते थे। जी। दुर्भाग्य इस देश के अग्रवाल समाज का जी। कि उनको दुनिया का इतना बेहतरीन समाजवाद नेता मिला, लेकिन वो जितने अग्रवाल उठा के देखोगे वो आपको सब ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के मिलेंगे। जी। उनसे बड़ा इस दुनिया में समाजवादी नेता नहीं रहा होगा। जी। क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन अगर सबसे ज़्यादा कहीं था, सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन कहीं था तो भारत में था, और भारत में समाजवाद की स्थापना करने में उनकी सबसे बड़ी अहम भूमिका है। लेकिन अग्रवाल कम्युनिटी नहीं मानती है उनको समाजवादी, क्योंकि समाजवादी हैं तो समाजवाद लोगों को नहीं अच्छा लगता। अमीर चाहता है कि हम ही अमीर बने रहें, दूसरा हमारा व्यक्ति अमीर ना हो। जी। ये सोच मुझे लगता है सबसे गलत है। जी। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारे पीडीए में सभी लोग हैं, लेकिन मुख्यतः जो पिछड़े हैं, दलित अल्पसंख्यक हैं, उनकी बात सुनी जाएगी, और जो प्रताड़ित है, जो दुखी है, जो शोषित है, उसकी भी बात सुनी जाएगी। जी। क्या समाजवादी पार्टी अब भी लोहियावाद के सिद्धांतों पे चल रही है, या सत्ता की राजनीति ने उस विचारधारा को खोखला कर दिया है? जिस दिन समाजवादी पार्टी में लोहिया जी का विचार जी। पिछड़े पावे 100 में 60, जी। सन सोपा ने बांधी गांठ, जी। ये खत्म हो जाएगा, उस दिन समाजवाद खत्म हो जाएगा। जी। लड़ाई तो इसी बात की है जी। कि पिछड़े में 100 पा जाते जी। हैं, भाजपाइयों के पेड़ में ऐंठन होने लगती है, जी। उनको उल्टी आने लगती है, उनको दस्त आने लगता है। जी। क्या किया जाए भाई? पिछड़ों को तो हम देंगे, जी। जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से मिलेगा। जी। किसी का हक मार के नहीं दिया जाएगा, जी। हक बराबरी से बटाएगा। जी। और इसीलिए हमारे नेता ने कहा कि हम जाति गणना कराएंगे, जी। और जाति जनगणना के हिसाब से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जी। ये हमारा नारा है, और इसी पे संकल्पित हैं समाजवादी। जी। पिछड़े समाज में भी कई स्तर पे वर्चस्व और भेदभाव मौजूद है जातियों में, तो समाजवादी पार्टी उस अंदरूनी असमानता पर क्या सोच रखती है कि एक जात छोटी है? पिछड़ों में होता है ना कि यादव थोड़ा ऊपर हैं, फिर उनसे नीचे दूसरे हैं, फिर दूसरे हैं, ऐसा इस पे क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी तो ये सब नहीं मानती। जी। समाज में जरूर ऐसी बातें हैं। जी। अब यादव में भी बाइफरकेट कर दिया गया है। जी। कोई कहता हम ये वाले यादव हैं, कोई कहता हम वो वाले यादव हैं, हम बड़े वाले यादव हैं, ये छोटे वाले यादव हैं, ये भी है। हर जाति में ऐसी चीज़ें हैं। जी। कोई पटेल कहता है कि हम साहब गंगवार हैं, कोई कहता है कि हम पटेल हैं, कोई कहता हम कुर्मी हैं, कोई कहता हम जयसवार हैं, कोई कहता हम बैसवार हैं। सब अपने अपने में मस्त। अभी जैसे दिनेश लाल यादव जी का देखें, वो कह रहे हैं कि सारी जी को यदमुल्ला है। मेरे ख्याल से वो बड़े ही तुच्छ सोच के व्यक्ति हैं। जी। चरित्रहीन, घटिया सोच, जी। और जो पिक्चरों में करते नज़र आते हैं घटिया हरकतें, वही अपने जीवन में उतार ली हैं। इसलिए उन पे बहुत ज़्यादा नहीं बोलने का मन है। कई बार जवाब दे चुका हूँ। यादव यादव है, यादव यादव रहेगा, जी। और यादव ने इस देश के लोगों को सम्मान दिलाया। जी। किसी की चौखट पे जाकर सर झुकाया नहीं, किसी की गुलामी नहीं की यादव ने। जी। ये बात उस जैसे घटिया सोच के व्यक्ति को सोचनी पड़ेगी। वो दरअसल में संघियों की गोद में बैठा है ना, इसलिए उसको समझ में नहीं आएगा। जब संघियों की गोद से हटेगा, जी। अपने स्थान पे पहुंचेगा, जी। तब उसको समझ में आएगा कि सही क्या, गलत क्या। जी। तो सर, उस पर बात करने भी जो आप बता रहे थे वर्मा, उस पर हाँ, उसमें जितनी भी जातियाँ, जी। किसान जाति है,
लोधी राजपूत है, जी प्रजापति समाज है, जी राजभर है, दलितों में एक कम्युनिटी पासी है। कहीं का पासी अपने आप को ऊपर समझता है, कहीं का पासी वो कहता है ये छोटे पासी हैं, ये बड़े पासी हैं। ये समाज में एक व्यवस्था बनाई गई है। जी मैं कहता हूँ ये सामाजिक लड़ाई है और इस सामाजिक लड़ाई को एक बात से ख़त्म किया जा सकता है। बीजेपी अगर हिंदू बनाना चाहती है जी तो हिंदू में भेदभाव क्यों? समाजवादी पार्टी हिंदू की बात नहीं करती है। समाजवादी पार्टी कहती है कि हम एक देश के रहने वाले इंसान हैं। जी इंसाफ और इंसानियत की बात समाजवादी पार्टी करती है। इंसान होना चाहिए, वो कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, और इंसानियत इंसान के अंदर होनी चाहिए। किसी के प्रति अगर नफरत है तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई बड़े नेता हो, बड़ी सोच के व्यक्ति हो, या ऐसी शख्सियत हो जिसको मैं ये कहूँ कि नहीं नहीं साहब ये तो बड़े अच्छे हैं, ये तो बहुत ठीक रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये सामाजिक लड़ाई है और शायद समाज को ही लड़नी पड़ेगी। जी बीजेपी इसका सबसे ज़्यादा लाभ उठाती है। जी अमुक जाति का दे दिया तो वो कर दिया, फिर वो छोटे हैं वो बड़े हैं वो तुम्हारे यहाँ जा सकते हैं। जैसे वो दो शब्द मुझे हमेशा याद आते हैं, अछूत इस भारत में दो बनाए गए, जी दो अछूत बनाए गए। एक अछूत वो जिनको छुआ नहीं जा सकता है, जी एक अछूत वो जिनको छुआ जा सकता है। जी ये बीजेपी और एसएस की मानसिकता ने बना है। तो अछूत तो दोनों हैं। जी अभी एक गाली आपने सुनी होगी, कहाँ का था वीडियो, बलरामपुर का। जी वो लड़की कह रही थी कि तुम ओबीसी वाले शूद्र हो। अच्छा एक क्षत्रिय लड़की कह रही थी तुम ओबीसी वाले शूद्र हो। किसको कह रही थी? किसको? पटेल समाज के लोगों। अच्छा ठाकुर और पटेलों का झगड़ा हुआ, वो प्रधान थे, तो उसका वीडियो वायरल है, मेरे पास है। तुम ओबीसी वाले शूद्र हो। जी सोचो, तो ये जो बनाया गया है सिस्टम, ये ऊपर से ही आया है सब, कि वो तुम ये हो, तुम वैसे हो, तुम वैसा। मैं अपील करूंगा लोगों से और उत्तर प्रदेश की जनता से कि हम इंसान हैं और हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, और हमको दूसरे को अपना भाई समझना चाहिए थी। और हमारे नेता सदैव मुलायम सिंह यादव जी ने वो किस्सा जग जाहिर है कि उनका हुक्का पानी उनके गाँव वालों ने बंद कर दिया था। क्यों? उन्होंने दलित समाज के अपने मित्र के यहाँ खाना खा लिया तो उनका हुक्का पानी बंद कर दिया, उन्हीं की जाति वालों ने बंद कर दिया। तो वो लड़ाई वहाँ से 1960 के दशक में नेताजी लड़के आए और अब वो भेदभाव मिट रहा है। एक मंच पे एससी भी बैठता है, ओबीसी भी बैठता है, फॉरवर्ड भी बैठता है, सबकी कुर्सियाँ लगती हैं। और सबसे अच्छा काम तो बहन जी करती हैं। ये व्यक्तिगत मेरा कहना है कि वो खुद बैठती हैं, बाकी सबको नीचे बैठालती हैं। अब वो डिस्क्रिमिनेशन की किस परिभाषा में आता है वो उनको समझना चाहिए। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि समाजवादी पार्टी में कि सब कुछ सबके लिए बराबर। हमारी पार्टी में जो कुर्सी हमारे नेता की है वही कुर्सी हमारे बगल वाले व्यक्ति की है, वही कलर, वही डिज़ाइन, उतना साइज, ना कोई स्पेशल, ना कोई कहीं जाए कोई तौलिया डाल दे तो वो उसकी आस्था है, उसका अपने नेता के प्रति प्यार है। कोई नहीं उसमें है कि नहीं उस पर तौलिया पड़ेगा, उनकी कुर्सी का कलर, डिज़ाइन, ऊंचाई, लंबाई अलग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग तो डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने वाले लोग हैं। क्या समाजवादी पार्टी समता, अवसर और शिक्षा जैसे मुद्दों पर सामाजिक आंदोलन खड़ा करने में विफल रही? आपको ऐसा लगता है कि आंदोलन हमें करने चाहिए थे शिक्षा को लेकर, जो वर्तमान स्थिति है बड़े? देखिए, ओवरऑल जो लड़ाई है वो पूरी सामाजिक लड़ाई है और समाजवादी आंदोलन है जी। ये आज से नहीं शुरू हुआ, आज़ादी के बाद से शुरू हुआ जी। आज़ादी से पहले भी सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण हो गया था जी। और सब अपनी अपनी बात कर रहे थे जी। चाहे वो शिक्षा हो जी। चाहे अर्थ हो, चाहे नौकरियां हो जी। चाहे राजनीति हो, जी। समाजवादी आंदोलन की देन है जी। जो सबको हक अधिकार मिला है। इतना मैं कह सकता हूं कि मंडल की सिफारिशें जो थी मंडल आयोग की, जी। जिस लेवल तक उनको ले जाना चाहिए था उस लेवल तक अभी नहीं गई ये लड़ाई। जी। इसके लिए हमारे नेता हमेशा एक बात कहते हैं कि ये लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई, हजारों साल पुरानी है और अभी सैकड़ों साल लड़ी जानी है।
जी ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि सामंती मनवादी सोच के लोग आपके भाई बेटे का अधिकार इतनी आसानी से देने वाले नहीं हैं। जी वो उलझाएंगे, कभी धर्म के नाम पे, कभी राष्ट्रवाद के नाम पे, कभी छुआछूत के नाम पे, कभी किसी नाम पे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अब तक अगर मजबूती मिली है इन आंदोलनों को, जी तो वो समाजवाद के रास्ते से ही मिली, और जिसके सबसे बड़े उस कारवां को ले चलने वाले हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी थे, जी और हमारे नेता अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में हैं। जी ये जो विफलता है हमारी, कहीं इसका कारण वो तो नहीं है कि जैसे बहुजन का वहाँ सर्वजन हो गया और यहाँ पीडीए में इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो हम सॉफ्ट हो जाते हैं। विफलता कारण कहीं ये तो नहीं है? देखिए, जो अभी आपने बात कही और मैंने भी कही कि जी आपका सवाल है कि हार्ड लाइन इस्तेमाल क्यों नहीं की जी जाती। जी अभी हार्ड लाइन इस्तेमाल कर दो, हक अधिकार सब मिल जाएगा, जी समय से पहले मिल जाएगा। जी लेकिन हार्ड लाइन इस्तेमाल करने में किसी को नुकसान भी होगा, जी किसी के साथ, यानी कि उसकी बात कहने का, उसको अवसर मिलने का जी स्पेस खत्म हो जाएगा। हम्म, हमारी विचार की, हमारा संविधान जब इस बात की इजाज़त नहीं देता, तो फिर उसका एक ही रास्ता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, हम्म, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हम्म, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हिस्सेदारी। तो वही रास्ता है। जी हमसे अन्याय नहीं हो पाएगा, जी समाजवादी विचारधारा से अन्याय नहीं हो पाएगा, बराबर हक मिल जाएगा सबको। अगर कोई ये सोचे कि हम अन्याय कर देंगे, जी तो फिर हमारी विचार की मर जाएगी। जी और समाजवाद इसलिए जिंदा है, जी बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं थी जो खत्म हो गई, जी जिनको कोई पूछने वाला नहीं। जी कम्युनिस्टों को ले लो, देख लो कितना कमजोर हो गए कम्युनिस्ट, लेकिन समाजवादी कमजोर नहीं हुए। जी छोटा सा एक जुगनू की तरह जला था कारवां समाजवाद का, जी और बढ़ते 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 जी पूरे देश में अगर आज कोई सांप्रदायिकता से लड़ रहा है, जी तो समाजवादी लोग लड़ रहे हैं। जी तो मेरा अपना ये मानना है कि ये लड़ाई की गति कम हो सकती, स्लो हो सकती है, जी लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती है। जी सच्चाई के रास्ते पे चल के, धर्म के रास्ते पे चल के हार जीत होगी। जी अधर्म करके हार जीत नहीं करनी। जी ये मानवता भी कहती है, इंसानियत भी कहती है, और समाजवाद भी यही कहता है। जी तो उसको कुंद करना नहीं कहेंगे। हाँ, समाजवाद तो आज भी, संविधान क्या है, समाजवाद ही तो है। जी आपकी गलती नहीं, आपको किसी ने मार दिया तो फिर थाने में एफआईआर होगी उसके खिलाफ, और आपके साथ अत्याचार करने वाले को सजा होगी। यही तो समाजवाद कहता है, और यही संविधानवाद है। तो हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, और हम ये चाहते हैं कि इस देश में समाजवाद चरम पे जाए, जी चरम पे जाए, जी और इतना चरम पे जाए कि दुनिया में भारत का नाम हो जाए, कि अगर भारत देश जैसा बनना है तो समाजवादी विचारधारा दुनिया के देशों को रखनी पड़ेगी। जो जो देश खुशहाल है, हर जगह समाजवाद आपको मिलेगा। जी क्या समाजवादी पार्टी राजनीति में सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीतिक वंशवाद को वैधता दी है? वंशवाद तो खत्म हो गया ना, वंशवाद राजा महाराजाओं से ही खत्म हो गया था। नहीं, हम बात कर रहे हैं जैसे कि माननीय नेताजी के बाद। आप जो कह रहे हैं मैं उसी का जवाब दे रहा जी। हूँ। वंशवाद तो तभी खत्म हो गया जब राजा महाराजा खत्म हुए। जी अब तो संविधान के दायरे में रहकर चुनाव लड़ना पड़ता है। जी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का प्रक्रिया कौन तय करता है, आपको मालूम? नहीं, ये हम यही पगला सवाल हमारा यही कि वर्कर लेड डेमोक्रेसी है अंदर, या आदेश अब भी ऊपर से आते हैं? किसी भी राजनीतिक दल का जी प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुना जाता है, वो चुनाव आयोग के बनाए गए नियम कानूनों के तहत चुना जाता है। जी पार्टी के इतने डेलीगेट्स हैं, जी इन्होंने किस व्यक्ति को वोट दिया, जी एक व्यक्ति ने पर्चा भरा, जी उसके खिलाफ किसी ने पर्चा नहीं भरा, जी या पर्चा भरा तो नाम वापस ले लिया, जी या उसको वोट ज़्यादा पड़े। जी होता क्या है कि जी लोग अपने नेता का सम्मान करते हैं, जी नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं, जी किसी को कोई डर नहीं होता है। जी तो समाजवादी पार्टी में जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, वो उनके समर्थकों के
समर्थन से बना, जी तो फिर वंशवाद किस बात का? जी वंशवाद को मैं मानता ही नहीं। जी वंशवाद, अच्छा चलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मान लीजिए, एक छोटी सी बात मान लेते हैं कि अध्यक्ष बन गए, जी सांसद कौन बनाया? सांसद विधायक कौन बनाया? क्या घर के लोग वोट डाल लेंगे तो वो सांसद विधायक बन जाएंगे क्या? या एक दूसरी बात कहता हूं, जी सिर्फ यादव वोट डाल देगा तो क्या वो विधायक सांसद बन जाएंगे क्या? नहीं पॉसिबल है। सभी जाति वर्ग धर्म के लोग जैसे दूसरे दल को वोट देते हैं वैसे समाजवादी पार्टी को देते हैं। जी तो सदन में किसने पहुंचाया? अच्छा कोई जबरदस्ती तो वोट दे नहीं देगा, जी किसी का काम महक रहा होगा, जी किसी की बात अच्छी लग रही होगी, किसी की कार्य शैली अच्छी लग रही होगी, तभी तो वोट देता है इंसान। हमारी वैचारिकी अच्छी लग रही होगी तभी तो हमारे नेता को। तो वंशवाद तो जैसी कोई चीज़ है ही नहीं है। जी हाँ, इसको पॉलिटाइज किया जाता है, उसका राजनीतिकरण किया जाता है, उसमें तमाम सवाल बनाए जाते हैं। ये कहा जाएगा कि अमूक के पिता बन गए। अब मैं ये कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी में जी बीजेपी जो आरोप लगाती है वंशवाद का, जी तो कितने लोग सांसद हैं जी एक जाति के? जी अभी मैंने गिनाया 5, जी तो 37 में 5 घटाओ कितना बचा? 37 में 5 घटाओ कितना बचा? 32 बड़ा होता है कि 5 बड़ा होता है? 32। जाहिर सी बात है। इसमें मुझे नहीं लगता है कि ये सवाल ही कहना चाहिए, ये तो एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है। जनता को अपनी उस नेता को चुनना चाहिए जो आपके बच्चों की पढ़ाई, सिंचाई, दवाई, कमाई सब की व्यवस्था करे, उसको चुनना चाहिए। और कोई परमानेंट सरकार समाजवादी पार्टी की रहती भी नहीं। पहली बार बनी थी, फिर गैप हुआ, फिर दूसरी बार बनी, फिर गैप हुआ, फिर तीसरी बार बनी, फिर गैप हुआ, हर बार तो गैप हुआ। तो कोई परमानेंट तो है नहीं जो तुम वंशवाद का बता रहे हो कि राजा का बेटा राजा बन जाएगा। अरे राजा का बेटा राजा पहले बनता था और उसी की सत्ता रहती थी। अब सत्ता जनता तय करती है, जनता जिसको बनाएगी वो मुख्यमंत्री बनेगा, नहीं फिर आप सांसद विधायक बन के सदन में बैठोगे। जी क्या समाजवादी पार्टी कभी पिछड़ा दलित एकता मॉडल पेश कर पाएगी जो अंबेडकर और लोहिया के सपनों को जोड़ सके? दूसरा कोई कर ही नहीं रहा है तो मैं इस पे क्या जवाब दूं? कर तो समाजवादी पार्टी रही है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई कौन कर रहा है? जी समाजवादी पार्टी के अलावा कर कौन रहा है उत्तर प्रदेश में? बीएसपी की जो अम्बेडकराइट लॉबी है वो इल्जाम लगाती है कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है। ये टैग क्यों लग गया? ये आरएसएस का सवाल है कि हम दलित विरोधी हैं। जी ये आरएसएस का सवाल है। अच्छा मैं एक बात कहता हूँ, समाजवादी पार्टी पे अम्बेडकरवाद को मानने वाले लोग कहते हैं जी कि समाजवादी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जी दलितों का प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया। खत्म किया किसने? कोर्ट ने। जी लागू हुआ हमारी सरकार में। जी मैं कहता हूं अगर बीजेपी आरएसएस को लोग ये बात कहते हैं जी तो कितना पानी गंगा जमुना में बह गया। जी इन संघियों को कौन रोक रहा है? जी जाओ दलितों को प्रमोशन में आरक्षण दो। जी क्यों नहीं दे रहे हो? हमने खत्म किया अगर आप कहते हैं कि कोर्ट के आदेश पे, जी तो हमारे नेता ने साफ शब्दों में कह दिया जी कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी वो उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलित समाज को प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा। जी हमने कह दिया जी हमारी पार्टी का ये एजेंडा है। जी तब काहे के लिए हम दलित विरोधी? हम छुआछूत मानते हैं क्या? नहीं मानते। हमने अपने किसी दलित नेता को मंदिर जाने से रोका क्या? नहीं। बताइए। हमने देश के राष्ट्रपति जी को मंदिर जाने से रोका, अंदर क्या गर्भगृह में जाने से रोका क्या? नहीं। तो हम दलित विरोधी कैसे हुए? ये अम्बेडकरवादी जो बीजेपी के लोग काम कर रहे हैं बीएसपी में, इनसे सवाल पूछो ना कि देश के राष्ट्रपति जो दलित समाज के हैं उनको उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में और पुष्कर में जी किन समाज के लोगों ने जाने से रोका? जी ये जवाब दें। जी हमारे नेता के यहाँ तो एक तरफ चौधरी साहब बैठते हैं, जी एक तरफ कोई पिछड़े समाज का नेता बैठता है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पाल साहब बैठते हैं, एक तरफ दलित समाज के अवधेश प्रसाद जी बैठते हैं जी जो एससी कम्युनिटी से आते हैं, जी
फिर उसके बगल में कोई अल्पसंख्यक कम्युनिटी का बैठता है। जी। एक तरफ हमारे आदरणीय चौधरी साहब बैठते हैं, राजेंद्र चौधरी, जो जाट कम्युनिटी से आते हैं। तो हम कह रहे हैं हमारे यहाँ कौन नहीं हमारे नेता के बगल में बैठता है? अरे ये सवाल पूछना है तो बहन जी से पूछो कि उनके बगल में कौन बैठता है। हाथ जोड़ के सब खड़े हो जाते हैं किनारे, तो वो आप उनसे पूछो। हमारे यहाँ बराबरी है, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी, अगर आपको लगता है कि हमने प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया, तो वो बीजेपी ने नहीं दिया। प्रमोशन में आरक्षण अगर कोई देगा तो समाजवादी पार्टी देगी, दूसरा कोई दल नहीं दे सकता। जी। ये अम्बेडकर वाद को और बहन जी की पार्टी के लोगों को समझना पड़ेगा। जी। मान्यवर काशीराम को आप कैसे देखते हैं? इज अ ग्रेट लीडर। भारत की राजनीति में जी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद जी। और उनके बाद जी। कोई दूसरा नेता नहीं हुआ। जी। एससी कम्युनिटी का कोई दूसरा नेता नहीं हुआ मान्यवर काशीराम जी के बाद, और ना होगा। तो उन्हें एक दलित समाज का ही नायक कहना ठीक होगा या पिछड़े समाज का? नहीं नहीं, वो पूरे बहुसंख्यक समाज के थे, नायक थे। हाँ नायक थे, पीडीए समाज के नायक थे। और उन्होंने जी। जो बंटवारा किया था, जो हिस्सेदारी दी थी, जी। वो बहुत बेहतरीन तरीके से किया था। तभी वो ताकत में आए तो समाजवादियों की देन थी। जी। वो पहली बार सदन गए तो समाजवादियों की, हमारे नेता सिद्धे मुलायम सिंह यादव जी की देन थी। जी। और अगर वो सबसे पहले ताकतवर बने, सत्ता में आए, अंबेडकर वाद को मानने वाले उत्तर प्रदेश में, जी। तो नेताजी की देन थी। उनके 7 चुनाव लड़के 93 में काशीराम जी और मुलायम सिंह जी दोनों लोगों ने मिलकर सरकार बनाई और पिछड़े दलित लोगों को ताकतवर किया। वो तो मुख्यमंत्री के पद का लोभ लालच दे के, क्या आरएसएस ने किया और कहा क्या, उसकी मैं तो पुष्टि करे दे रहा हूँ। एक इनके नेता थे बड़े, क्या उनको कहते हैं, बड़े सॉफ्ट, बड़े सर्वदलीय समावेशी नेता थे, अटल बिहारी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मेरे पैर में कांटे की तरह चलते। कांटे की तरह चुभते थे, मैंने उस कांटे को कांटे से निकाल के फेंक दिया, यानी दोनों कांटों को निकाल के फेंक दिया। ये हमारे अंबेडकर वाद के मानने वाले लोगों को, बीएसपी के लोगों को समझना चाहिए। अगर नहीं समझेंगे तो मैं तो इतना जानता हूँ, बहन जी के ऊपर तो संगीने तान रखी हैं आरएसएस बीजेपी के लोगों ने। आपके हक अधिकार लूटे जा रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा। अगर कोई बोल रहा है उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, दूसरा कोई नहीं बोल रहा। जी। बसपा की जब सरकार थी 2007 से 12 वाली, उस सरकार में बसपा सरकार का ये निर्णय था कि काशीराम साहब के निर्वाण पे छुट्टी अनाउंस की थी। लेकिन सपा सरकार जब आई तो वो छुट्टी ख़त्म कर दी गई। क्या कहेंगे आप? बहुत सारी छुट्टियां शुरू हुई, ख़त्म हुई, बहुत सारी छुट्टियां बढ़ाई गई। जी। सामाजिक न्याय की लड़ाई पे हमारी लड़ाई बसपा से थी। जी। और जो हमें वोट मिला था जी। वो अगेंस्ट टू बीएसपी मिला था। जी। ठीक। जी। उसमें सभी समाज के लोग थे। जी। तो उसमें चूँकि सर समाज के लोगों ने वोट दिया, जी। और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे आइडियाज़ थे, जी। मूल्यांकन किया गया। जी। सरकार जाने के बाद सारी बातें समझी गई, सोची गई। जी। तो लास्ट में ये आया जी। कि वो सिर्फ और सिर्फ पिछड़े दलित समाज के लोगों की सत्ता को ख़त्म करने का एक षड्यंत्र था। जी। एक छुट्टी बहुत बड़ी बात नहीं है। जी। आज खत्म जुड़ी होती हैं। ठीक है, आज खत्म हुई, कल शुरू होगी। जी। तो भावना तो ये बड़ी हो गई कि समाजवादी पार्टी कार्यालय में बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम जी की जयंती पुण्यतिथि मनाई जाती है। उतना जोर शोर से तो बीएसपी नहीं मनाती है। वो अलग बात की एससी कम्युनिटी और एसटी कम्युनिटी मनाता है, जी। वो किसी पार्टी से नहीं बंधा हुआ है। जी। लेकिन जितना जोर शोर से हम लोग मनाते हैं, जी। वो कोई नहीं मनाता है। और छुट्टी बहुत छोटी चीज़ जी। है। मान्यवर काशीराम जी ने जो सोचा था जी। कि कैसे दलित का बेटा डीएम बनेगा, जी। कैसे दलित का बेटा जज बनेगा, जी। कैसे प्रोफेसर बनेगा, जी। समाजवादी पार्टी उसकी लड़ाई लड़ रही है। जी। छुट्टियाँ, जन्मतिथि, स्मारक, ये सारी चीज़ें तो आने वाले समय में बहुत बेहतरीन बनेंगी। जी। भाजपा अक्सर ये आरोप लगाती रही कि सपा माफिया आधारित की पार्टी है। इस विषय पे आप क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी में माफिया जैसी कोई चीज़ है। जी। वो इसलिए कि हर दल में अगर मुकदमे वाले लोग हैं जी। तो
सबसे ज़्यादा मुकदमा तो बीजेपी के लोगों पे है। जी अगर सांसद विधायक पूरे देश में जी देखे जाएं, आपराधिक प्रवृत्ति के नेता देखे जाएं, तो वो बीजेपी में सर्वाधिक है। जी अभी हाल फिलहाल बिहार में एक घटना हुई है, जी हत्या हुई है, जी दुलार चंद यादव जी की हत्या की जी गई। मारने वाला जेडीयू का है। जी जेडीयू किसके साथ है? बीजेपी के साथ, इंडिया के से एनडीए के साथ। जी तो कौन है वो? छोटी सरकार है कि माफिया है? जी गोदी मीडिया जी फॉरवर्ड माफिया है तो उसको कहेंगे छोटी सरकार है, कहीं बड़ी सरकार है, कहीं ये तो रॉबिन हुड हो गया है। जी और अगर दलित और अल्पसंख्यक का कोई दबंगा छवि का नेता है तो क्या वो माफिया है, वो गुंडा है, वो आतंकवादी है, हिस्ट्री सीटर है। ये वाला भेदभाव नहीं चलने देंगे। और हम समाजवादी लोग हैं, हमारा काम ही भेदभाव मिटाना है, जी तो भेदभाव मिटेगा। जी। हाँ, हमारे नेता ने ये पूरा प्रयास किया था कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट ना दिया जाए, जी लेकिन बीजेपी ने उसकी इतिस नहीं की, जी उसको ख़त्म नहीं किया। जी बीजेपी ने उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाया, जी बहुत तेज़ी से बढ़ाया। जी वाई सेड़ी सुरक्षा दी है, जेट सेड़ी सुरक्षा दी है माफियाओं को। जी तो बीजेपी कौन मुंह से कहती है या कौन सा आरोप लगाती है? कोई नाम बताना चाहेगा आप दो का? ब्रजेश सिंह, वाई सेड़ी, वाई प्लस सेड़ी की सुरक्षा है। कितने बड़े माफिया थे। जी अगर मैं कहूँ कि मुख्तार अंसारी दीवार पे गोली चला के माफिया बने थे क्या? जी मुख्तार पे किसी ने गोली चलाई होगी तो मुख्तार अंसारी ने भी किसी पे गोली चलाई होगी। तो दूसरा आदमी कौन है? ये मीडिया के लोग बताते क्यों नहीं हैं? उसका नाम क्या है? दीवाल है कि ब्रजेश सिंह है? बताए ना। ये तो बताना पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा कि मुख्तार अंसारी अगर माफिया थे तो उनकी लड़ाई किससे थी? अतीक अंसारी, अतीक अहमद अगर माफिया थे तो वो किससे लड़ाई थी? जी कौन थे उनके सामने माफिया? जी करवरिया जैसे हत्यारे को, जी जो ब्राह्मण समाज से आता है, जी बीजेपी का नेता है, जी इलाहाबाद में, जी उसकी तो सजा माफ कर दी गई। गजब बात है। तो माफिया की पार्टी और माफिया के समर्थक कौन है? हमारे यहाँ किसी का सजा माफ हुई थी क्या? जी मुझे तो नहीं लगता किसी की सजा माफ हुई थी। और योगी आदित्यनाथ किस मुंह से कहेंगे? वो तो खुद है अपनी सारे मुकदमे माफ कर लिए। बताइए, अरे एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर बीजेपी आरएसएस ने उसको मुख्यमंत्री बना दिया तो अपने मुकदमे वापस ले लिया, और इस देश की अदालतें सोती रह गई कि सरकार ने मुकदमा वापस ले लिया। लेकिन इन अदालतों को भी समझना पड़ेगा, दूसरी सरकार आएगी वो सारे मुकदमे वापस आ जाएंगे, वापस खोल देगी। जी जब तक न्यायालय से कोई फैसला नहीं होगा तब तक इस देश में कोई व्यक्ति का मुकदमा बंद नहीं हो सकता। जी योगी आदित्यनाथ जी के रिश्तेदार तमाम बैठे थे, जी फटाफट 10 साल में फास्ट ट्रैक में जाके, फास्ट ट्रैक में कोर्ट में लगा के मुकदमे जी। फैसला करा लेते, जी आपको राहत मिल जाती। मुकदमे वापस ले लिए तो फिर आपके खिलाफ मुकदमे खोल दीजिएगी दूसरी सरकार। जी और सबसे ज़्यादा तो समाजवादी पार्टी के लोग तो इंतजार कर ही रहे हैं कि सरकार आप बदले। कितने बड़े माफिया हो ये पता चलेगा, और आपराधिक मुकदमे कितने हैं ये भी पता चलेगा। तो समय की बात है। समय के कहते हैं 2 पन होते हैं, 3 पन होते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो अभी तप रही है, दोपहर है, अभी ढलान होगी, फिर अंधेरा हो जाएगा, और जब लाइट गुल हो जाएगी तो बीजेपी का काम खत्म हो जाएगा। तीसरे पन में शुरू हो गया, धीरा धुंधला होने लगा है, धुंधला हल्का हल्का। जब 44-43 सांसद उत्तर प्रदेश से बने इंडिया गठबंधन के तो धुंधला धुंधला कोहरा आने लगा है। अभी एकदम से सूरज डूब जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। आप पे समाजवादी पार्टी पे ये हिंदू विरोधी टैग कैसे लग जाता है? आपके यहाँ के 3 विधायक चले गए, आई गेस 3 थे ना, 3 विधायक चले गए हिंदू विरोधी बोल के, तो ये हिंदू विरोधी टैग कैसे लग गया? आप मुझको हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम तो मानते हैं, हमारे नेता को हिंदू मानते हैं फॉर श्योर। अच्छा, अपनी धर्म की विरोध कौन करेगा भाई? क्यों करेगा कोई विरोध? जी अपने ही धर्म को कौन विरोधी कहेगा? जी आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। जी बीजेपी आज किसी भी मुसलमान के साथ अत्याचार कर देगी, किसी भी दलित के साथ अत्याचार कर देगी, जी तो वो सोचते हैं कि
नहीं कोई बात नहीं है। जी आज दलित के साथ उसको जूते पे थूक के चटवाया जा रहा है दलित को। अभी आप ही के काकोरी की घटना है, जी एक एससी कम्युनिटी के बुजुर्ग व्यक्ति की पेशाब हो गई तो उसको चटवाया। जी तो किसने किसको चटवाया पेशाब, जी आप मुझे बताइए। चटवाने वाला व्यक्ति हिंदू था, जात का बनिया था, आरएसएस का संगी था। जो व्यक्ति जिससे टॉयलेट हो गई अंधेरे में, वो व्यक्ति हिंदू था कि दलित था, क्या था? और जब उसको पेशाब चटवाया गया तो किसी संघी के कलेजे में आग नहीं जली, क्यों? उसके अंदर हिंदुत्व नहीं जगा, क्यों? जगना चाहिए था ना। आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, ब्राह्मण जी, पंडित जी, ठाकुर जी और बनिया जी, सबको जाना चाहिए, उस दलित से मिलना चाहिए कि ये भी तो हिंदू है। अगर इससे एक गलती हो गई तो उससे तुम उसकी टॉयलेट चटवाओगे। तब तो कोई नहीं बोला। कौन बोला? समाजवादी पार्टी। हमें तो मालूम है कि वो हिंदू है, उनको नहीं मालूम है। मालूम नहीं, वो जानते हैं हिंदू कौन है। अब हिंदू की डिफाइन कर देंगे तो वो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो खैर मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा हमें मालूम है हम हिंदू हैं और हिंदू का काम कर रहे हैं। संविधान क्या कहता है ये बीजेपी के लोगों को सीखना पड़ेगा। हम हिंदुत्व विरोधी नहीं हैं, हम संविधान विरोधी लोगों के विरोधी हैं। और इन संघियों के पास और कुछ है भी नहीं। ये शब्द ना इस्तेमाल करें तो इनकी राजनीति, इनकी दुकान, इनका शटर तुरंत और हमेशा के लिए डाउन हो जाएगा। जी माननीय नेताजी का एक पुराना वीडियो है स्टेज का, जब वो कहते हैं कि लड़के हैं गलती हो जाती है। इस संवेदनशील पे आपका स्पष्टीकरण क्या है? कितने लोगों ने माफ़ी मांगी है कोर्टों में, हवाला ये दिया जी कि मुझसे गलती हो गई। जी और बहुत लोगों को नाबालिग होने की स्थिति में माफ़ भी किया गया। जी बालिग लोगों की राष्ट्रपति के द्वारा फांसी भी माफ़ हुई है। जी कई रेपिस्टों को प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने, और ख़ासकर मैं नाम लेके कह रहा हूँ, जी गोधरा कांड में जी किस तरह उस महिला के साथ रेप करने वाले संघियों को पेट चीर के हत्या करने वाले लोगों की सज़ा माफ़ कराई गई। जी बिल्किस बानो का। जी और कितनी हत्याएं की गई। जी तो श्रद्धेय नेताजी ने तो कहा कि बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। क्योंकि वो रिश्ते जो थे जी और जो बच्चे फंसे थे ब- वो कुछ प्रेम प्रसंग था, लिविंग रिलेशन का मामला था। अच्छा, उस परिप्रेक्ष्य में उनका वो बयान था, उस कंटेक्स्ट में बोला था। उस कंटेक्स्ट में बोला था कि ठीक है आज मेरी दोस्ती है, जी कल रिश्ता ख़त्म हुआ तो उस पर आपने आरोप लगा दिया। ओके ठीक। तो नेताजी ने कहा बच्चे हैं, अच्छा बच्चे हैं तो बच्चों से तो गलती हो ही जाती है, जी तो क्या कोई फांसी चढ़ा दोगे? मोहल्ले में आपके बच्चा जाए और किसी के बच्चे के सर पे पत्थर मार के खून निकाल दे, जी तो आपके जब घर के सामने 10 लोग इकट्ठा होंगे तो आप क्या कहोगे? जी बच्चे हैं भैया, बच्चों से गलती हो गई तो क्या इनकी जान ले लोगे क्या? यही तो कहोगे। जी बिल्किस बानो के ऊपर अत्याचार करने वाले जितने भी लोग थे गोधरा कांड में, जी उनकी सज़ा माफ़ किसने कराई? संघियों ने। ये सवाल संघियों का है, ये आपका नहीं है। जी ये संघी लोग सवाल पूछते हैं। जी तो समाजवादी पार्टी का ये मानना है जी कि संवेदनाएं होनी चाहिए जी इंसान के अंदर, जी और पूरी तरीके से चीज़ों की जांच होनी चाहिए। जी गलती किसी से भी हो सकती है और जिसकी गलती है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जी समाजवादी पार्टी सदैव इस बात को लेकर संवेदनशील है। जी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा भाजपाइयों में है कि वो किसी भी अपराधी को छोड़ सकते हैं। जी कुछ संघी ऐसे लोग भी बैठे हैं जो समाजवादी पार्टी को बदनाम करते हैं संस्थाओं में, जी जिनको मैं स्लीपर सेल कहता हूँ। जी और मुझे कहने में कोई डर भी नहीं। जी वो संघ के लिए काम करते हैं, किसी भी देश के बड़े से बड़े पद पे बैठ के। जी उनके अंदर न्यायिक चरित्र ना के बराबर है। जी ऐसे लोगों ने बहुत बार समाजवादी पार्टी को बदनाम किया।
तमाम से आरोप लगाए। जी एक कड़ा सवाल पूछा जाता है, जी आपने सवाल नहीं पूछा, मैं जरूर जवाब इस बात का जिक्र लाना चाहूँ जी कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं। इस बात पे किसी भी मुसलमान को उठा के जेल में आतंकवाद, चूंकि बड़ी धारा है, बड़ा आरोप है, बड़ा गुनाह है, आतंकवाद जैसी चीज़ है, और जेल में डाल दिया जाता है। मैंने दर्जनों ऐसे केस सुने जिसमें 20-20 साल मुसलमानों को जेल में रखा गया आतंकवाद के नाम पर, और बात को बाइज्जत बरी किया गया। आपने उस परिवार के ऊपर ठप्पा क्या लगाया? टेररिस्ट का, आतंकवाद का। समाज में सर उठा के चल भी ना पाए, और बाद में उस व्यक्ति को बाइज्जत बरी किया गया। जी उन 20 सालों में उस परिवार को जो यातनाएं झेलनी पड़ी, उसके साथ इंसाफ कैसे होगा? बहुत सारी कोर्टों ने समाजवादी पार्टी पे तल्ख टिप्पणी करी है। जी अगर मैं आतंकवादी नहीं था, सिर्फ मेरा धर्म देख के मुझे आतंकवादी बना दिया गया, जी हो सकता है उस घटना में किसी संघी का हाथ रहा हो, और जब वो बाइज्जत बरी किया गया तो फिर दोषी कौन था, अपराधी कौन था, उसकी जांच तो किसी अदालत ने नहीं करी। समाजवादी पार्टी को इस तरह से बदनाम कर दिया जाता है। और मालेगांव से लेके सारे बम ब्लास्टों में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को, जी आतंकवादियों को आर्मी के बेस कैंप तक लाने का काम किसने किया? अजहर मसूद को कंधार तक छोड़ने कौन गया? किसकी सरकार थी? बिना बताए देश को कौन सा प्रधानमंत्री गया देश को बिना बताए आतंकवादियों के देश में? जी कौन सा वो प्रधानमंत्री था जो जिन्ना की मजार पे जाके चादर चढ़ा के आया? और कितने वो संघी हैं जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करते पकड़े गए? इसका हिसाब आरएसएस बीजेपी को देना पड़ेगा, तब वो किसी को कुछ कहें। सारे देश को मालूम है, सबको मालूम है कि पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा प्यार किसको है, जो लाहौर बस यात्रा भी लेके चले जाते हैं। कांग्रेस के इतने प्रधानमंत्री बने, कोई नहीं गया पाकिस्तान। शिमला समझौता हुआ तो भारत की धरती पे हुआ, लाहौर की धरती पे नहीं हुआ। जो भी समाजवादी प्रधानमंत्री हुए, कोई पाकिस्तान नहीं गया। कौन गया पाकिस्तान? यही संघी हाफ पैंट वाले, सवेरे सवेरे पता नहीं कौन सा मंत्र का जाप करने वाले। इनका पाकिस्तान प्रेम किसको नहीं पता है? जी वो अलग बात, एक नैरेटिव बिल्डअप किया जाता है, जी लेकिन जनता जागरूक है। धीरे धीरे लोगों के सहयोग से सब पता चल जाएगा कि इस देश का असली देशद्रोही और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने वाले कौन लोग हैं। अभी अगर मैं बम्बई का जिक्र कर दूंगा तो पढ़ते बीजेपी की खुल जाएंगे। कौन किसको मरवाया गया, कैसे मरा? वही हेमंत करकरे क्यों मरे, जो जांच के हेड थे, मालेगांव ब्लास्ट के दोषियों को पकड़ने वाले। सिर्फ एक ही अधिकारी को मारा गया। अरे किससे करंट है, किससे तालमेल है? अगर इस देश में सही से जांच हो गई ना, वो जो ब्लास्ट हुआ, हमारे सैनिक शहीद हुए, वो पूरी जो बस से जा रहे थे सारे सैनिक, और वो बारूद, टनों बारूद कहाँ से आया, उसमें कौन दोषी पाया गया? अगर भाजपाइयों की जांच हो गई ना तो मुंह छुपाने लायक नहीं रहेंगे। वैसे आज़ादी के पहले भी मुंह छुपाने लायक नहीं थे, और आज़ादी के बाद भी मुंह छुपाने लायक नहीं है। सर, हमारे शो का नाम है मिट्टी की बात, तो आज हमारे साथ आपका पॉडकास्ट करके अनुभव कैसा रहा? अब बहुत शानदार। मैं आपके चैनल पे वो सवाल पूछे गए मुझसे, जो सवाल बहुत बारीकी के होते हैं सवाल, और अमूमन लोग ऊपर ऊपर की राजनीति को छू लेते हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि मिट्टी की बात एक बहुत बेहतरीन चैनल है, पॉडकास्ट करने वाला चैनल है, और लोगों को अपने पक्ष, अपनी बात रखने का, बेबाकी से रखने का एक प्लेटफॉर्म है। और सबसे बड़ी बात, बेबाकी से सवाल पूछने का एक प्लेटफॉर्म है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके चैनल पे कोई संघी मानसिकता के भी व्यक्ति आएगा और आपके तीखे सवालों का
वो जवाब देगा तो मुझे और अच्छा लगेगा। वैसे मैं आपके दर्शकों से और तमाम सारे देशवासियों से अपील करूंगा कि आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, आइकॉन का बटन दबाएं और आपके जो भी प्रोग्राम हैं वो जनता के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर ऐसे बैठ के